नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त कानूनी टूल की जिसने भारत में इंसाफ के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। क्या आप सोच सकते हैं कि बस एक पोस्ट कार्ड, हाँ, एक मामूली सा पोस्ट कार्ड सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू करवा सकता है? सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर यही है जनहित याचिका यानी PIL की असली ताकत। चलिए आज इसी की कहानी को समझते हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि PIL आखिर इतनी जरूरी क्यों बन गई, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। उस दौर में जब इंसाफ पाना ज्यादातर लोगों के लिए एक सपने जैसा था। देखिए, 1970 के दशक से पहले की बात करें तो हमारे देश का जो लीगल सिस्टम था ना, वो आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा पेचीदा था, बहुत महंगा और बहुत सख्त। मतलब अगर किसी के साथ कुछ गलत हो भी जाए तो कोर्ट तक पहुंच पाना ही अपने आप में एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। और इस मुश्किल की एक सबसे बड़ी वजह थी एक कानूनी ताला। इसका नाम था लोकस स्टैंडाई। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब था कि भाई जिसके साथ अन्याय हुआ है, कोर्ट का दरवाजा सिर्फ वही खटखटा सकता है। कोई दूसरा इंसान उसकी तरफ से आवाज नहीं उठा सकता। मतलब आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी है। और सोचिए, इस बंद दरवाजे का नतीजा क्या हुआ? बहुत बुरा। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, कोई रोकने वाला नहीं। मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, कोई सुनने वाला नहीं। गरीब और समाज के जो सबसे कमजोर लोग थे, उनकी तो कोई आवाज ही नहीं थी, क्योंकि वो बेचारे कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते थे। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। 70 और 80 के दशक में हमारी जुडिशरी ने, हमारी न्यायपालिका ने इस बंद दरवाजे को खोलने के लिए एक मास्टर की तैयार की, एक क्रांतिकारी चाबी। वैसे तो इसका आइडिया 1960 के दशक में अमेरिका से आया था, पर भारत में इसने असली रूप लिया 1970 के आखिर और 80s की शुरुआत में। ये वो वक्त था जब हमारे जजों को ये एहसास हुआ कि अब कुछ तो बदलना ही पड़ेगा। और इस बदलाव के, इस क्रांति के पीछे थे दो कमाल के, दूर की सोचने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस BR कृष्णा अय्यर और जस्टिस PN भगवती। इन दोनों ने ही उन पुराने सख्त नियमों को थोड़ा लचीला बनाया और कोर्ट के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए। खास तौर पर जस्टिस भगवती, जिन्हें हम PIL का जनक या फादर ऑफ PIL भी कहते हैं, उनका मानना बहुत साफ था। वो कहते थे कि इंसाफ कुछ चुनिंदा लोगों की जागीर नहीं हो सकता। उनकी पूरी सोच इस एक लाइन में झलकती है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये जो मास्टर की है, ये पाए, ये आखिर काम कैसे करती है, और इससे भी जरूरी, एक आम इंसान इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, बहुत सिंपल सा फर्क है। एक होता है प्राइवेट केस, जहां एक इंसान अपने पर्सनल मामले के लिए कोर्ट जाता है। पर जनहित याचिका, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जनहित मतलब लोगों का भला। इसमें कोई भी नागरिक, कोई भी संस्था किसी बड़े ग्रुप के लिए या पूरे समाज के भले के लिए केस कर सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी आवाज खुद नहीं उठा सकते। यही तो इसकी सबसे खास बात है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इस प्रोसेस को जानबूझकर एकदम सिंपल रखा गया है। अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिससे बड़े पैमाने पर लोगों पर असर पड़ रहा है, तो कोई भी, जी हाँ, कोई भी इंसान बस 50 रुपए की मामूली सी फीस पर, जो कई बार माफ भी हो जाती है, सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और अब आते हैं वापस उसी पोस्टकार्ड वाली बात पर। ये कोई मजाक नहीं था। 1986 में जस्टिस भगवती ने सच में एक आम से पोस्टकार्ड को ही याचिका मान लिया था। सोचिए जरा, ये तो इंसाफ को सचमुच हर किसी की चौखट तक ले जाने जैसा था। तो इस चाबी ने दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन अंदर क्या था? अंदर थीं कुछ ऐसी ऐतिहासिक जीतें जिन्होंने भारत के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। मिसाल के तौर पर हुसैन आरा खातून केस, जिसकी वजह से हजारों कैदी जो सालों से बिना सुनवाई के जेल में बंद थे, उन्हें रिहा किया गया। या फिर MC मेहता का केस, जिसने खतरनाक फैक्ट्रियों में बच्चों से काम करवाने पर रोक लगा दी। और परमानंद कटारा केस, जिसने ये पक्का किया कि एक्सीडेंट के बाद किसी भी घायल को पुलिस की कार्रवाई का इंतजार किए बिना तुरंत इलाज मिले। ये सिर्फ केस नहीं थे, ये वो फैसले थे जिनसे जानें बचीं, जिंदगियां बदलीं। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। OBC आरक्षण को लागू करवाने से लेकर पर्यावरण को बचाने तक, स्वास्थ्य को एक अधिकार बनाने से लेकर यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़ित की पहचान को गुप्त रखने तक, PIL का असर हर तरफ महसूस किया गया। इसने सही मायनों में संविधान को किताबों से निकालकर आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। लेकिन
यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। PIL एक बहुत ताकतवर टूल है, इसमें कोई शक नहीं, पर यह हर मर्ज की दवा नहीं है। कई बार लोग इसे अपने फायदे के लिए या फिर सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। निजी दुश्मनी निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए कोर्ट अब बहुत ज्यादा सावधान हो गया है। अगर कोई PIL का गलत इस्तेमाल करता पकड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है, क्योंकि साफ है ये जनहित के लिए है, स्वहित के लिए नहीं। और अब एक और मजेदार बात, पता है, जनहित याचिका या PIL जैसा कोई शब्द हमारे संविधान में लिखा ही नहीं है। जी हाँ, ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का अपना इनोवेशन है, अपनी खोज है। ये संविधान के जो आदर्श हैं, जैसे आर्टिकल 38 में लिखा है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, उन्हीं आदर्शों को जमीन पर उतारने का एक तरीका है। और इस कहानी में सिर्फ जज ही हीरो नहीं है। पुष्पा कपिला हिंगोरानी जैसे वकील भी हैं, जिन्हें PIL की जननी या मदर ऑफ PIL कहा जाता है। जरा सोचिए, उन्होंने 100 से ज्यादा जनहित याचिकाएं बिना एक भी पैसा लिए लड़ी। यही तो इस पूरे आंदोलन की असली आत्मा है। तो आखिर में खुद सुप्रीम कोर्ट की ये बात सबसे सही बैठती है कि PIL कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर समस्या को झट से ठीक कर दे। ये एक जरूरी और ताकतवर हथियार जरूर है, लेकिन ये हर सामाजिक बुराई का इलाज नहीं है। ये तो बस नागरिकों और कोर्ट के हाथ में एक जरिया है बदलाव लाने का। तो एक बात तो साफ है, अगर एक मामूली सा पोस्टकार्ड भी अन्याय को चुनौती दे सकता है, तो ये एक अकेले जागरूक नागरिक की ताकत के बारे में क्या बताता है? दरवाजे तो अब खुल चुके हैं, सवाल बस इतना है कि कौन उन्हें खटखटाने के लिए तैयार है। इस सवाल पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है। कभी सोचा है कि सिर्फ एक ईमेल या एक ऑनलाइन क्लिक आपको कानूनी तौर पर कैसे बांध सकता है? आज हम ठीक उसी कानून को समझने जा रहे हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की, कह सकते हैं, नींव है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। तो ये सवाल हमें सीधा उस बड़ी उलझन पर ले आता है जिसे सुलझाने के लिए IT एक्ट बनाया गया था। जरा सोचिए, कोई एक नई नौकरी शुरू करता है, सारी बातें ईमेल पर फाइनल होती हैं, 2 महीने बाद वो नौकरी छोड़ देता है और फिर अचानक उसे एक लीगल नोटिस मिलता है। और उस पर इल्जाम क्या है? एक ऐसे अग्रीमेंट को तोड़ने का जिस पर उसने कभी साइन ही नहीं किए। अब वो कर्मचारी तो बिल्कुल हैरान परेशान, उसने तो किसी भी कागज पर दस्तखत नहीं किए थे, तो फिर ये समझौता ये आया कहाँ से? तो कंपनी उसे याद दिलाती है कि सारी की सारी बातचीत तो ईमेल पर हुई थी, जॉब ऑफर, सैलरी, हर एक चीज। मतलब अनजाने में सिर्फ एक ईमेल का जवाब देकर वो कर्मचारी कानूनी तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट में बन चुका था। और यही तो पुरानी सोच थी, है ना, कि अगर कोई चीज कागज पर दस्तखत के साथ नहीं है तो वो असली नहीं है। और यही घटना उस बहुत बड़ी कानूनी कमी को दिखाती है जिसे भरना जरूरी था। जरा सोचिए, अगर ईमेल और ऑनलाइन मैसेज को कानूनी तौर पर असली नहीं माना जाता, तो ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर डिजिटल बैंकिंग तक भारत की पूरी डिजिटल इकोनॉमी सिर्फ भरोसे की कमी की वजह से ठप पड़ जाती। और बस इसी भरोसे के संकट को हल करने के लिए साल 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू किया गया। इसका जो मेन मकसद था वो बहुत ही साफ और दमदार था। इस कानून का जो सार है ना, वो इसकी पहली ही लाइन में छिपा है, कानूनी मान्यता देना। इसका सीधा सा मतलब था हमारी डिजिटल दुनिया को कागजी दुनिया के बराबर कानूनी भरोसा और एक मजबूत आधार देना। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव क्या था? कानून ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर किसी नियम के लिए कुछ लिखा हुआ होना जरूरी है, तो अब एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी उतना ही पक्का, उतना ही मान्य होगा। और इसी एक बदलाव ने, आप कह सकते हैं, भारत में ई-कॉमर्स के दरवाजे खोल दिए। और बात सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक ही नहीं रुकी, कानून ने सिग्नेचर के लिए भी ठीक यही किया। अब स्याही वाले साइन की जरूरत नहीं थी, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी उतना ही कानूनी तौर पर पक्का माना जाने लगा। ये जो मान्यता थी, ये सरकार के साथ होने वाले कामकाज तक भी पहुंच गई। मतलब अब लाइसेंस, परमिट और दूसरे सरकारी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल किए जा सकते थे, और यहीं से ई-गवर्नेंस का रास्ता बना। अब जो बात इसमें सच में बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि कानून आखिर ये डिजिटल भरोसा बनाता कैसे है। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वैलिड है, बल्कि इसके लिए एक पूरी सुरक्षित प्रणाली भी तैयार करता है। अच्छा, यहाँ पर एक फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सारे डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर
डिजिटल सिग्नेचर नहीं होते। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक बड़ी कैटेगरी है और डिजिटल सिग्नेचर उसका एक ज्यादा सुरक्षित, टेक्नोलॉजी पर आधारित हिस्सा है। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए एक होटल की चाबी का उदाहरण लेते हैं। आपकी प्राइवेट की आपके कमरे की चाबी जैसी है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास होती है, और पब्लिक की होटल की मास्टर की जैसी है, जिससे मैनेजमेंट ये चेक कर सकता है कि सही इंसान ही कमरे में जा रहा है या नहीं। यही सिस्टम ये पक्का करता है कि डिजिटल सिग्नेचर असली और पूरी तरह से सुरक्षित है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे प्रणाली को कौन कंट्रोल करता है ताकि ये भरोसे के लायक बनी रहे। ये सिस्टम एक बहुत ही साफ सुथरे हायरार्की पर काम करता है। सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, जो एक कंट्रोलर को नियुक्त करती है। ये कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस देता है और फिर ये अथॉरिटीज हम जैसे आम यूजर्स को डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करती हैं। और हाँ, एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनने की प्रक्रिया में एक शर्त भी है। उन्हें कंट्रोलर के पास एक एप्लीकेशन जमा करनी होती है, जिसकी फीस 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन तब क्या होता है जब कोई इन नियमों को तोड़ता है? खैर, ये कानून सिर्फ नियम नहीं बनाता, बल्कि नियम तोड़ने पर सजा भी तय करता है, चाहे वो लापरवाही हो या फिर कोई बड़ा अपराध। कानून में सजा बिल्कुल साफ साफ बताई गई है। जैसे अगर कोई कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसे 3 साल तक की कैद हो सकती है। वहीं अगर कोई बेईमानी से कंप्यूटर से जुड़ा अपराध करता है तो उस पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। मामलों को निपटाने के लिए भी एक बड़ा ही दिलचस्प सिस्टम है। अगर मामला 5 करोड़ रुपए तक का है तो उसका फैसला सरकार का नियुक्त किया हुआ एक अफसर करता है। लेकिन अगर मामला उससे बड़ा है तो वो सीधा अदालत में जाता है। ये सब कुछ हमें सबसे अहम सवाल पर ले आता है, आज के ज़माने में इस कानून का असली महत्व क्या है? तो कुल मिलाकर हमें ये याद रखना है कि ये कानून सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा हर एक डिजिटल काम, ई-कॉमर्स से लेकर डिजिलॉकर जैसे ई-गवर्नेंस तक सब कुछ टिका हुआ है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर 20 साल से भी ज़्यादा पुराना ये कानून आज भी हमारी डिजिटल दुनिया की नींव है, तो आने वाले कल की टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई और ब्लॉकचेन, इनके लिए हमारे कानूनों को कितना और कैसे बदलना होगा? नमस्कार, आज हम भारतीय आयकर अधिनियम को समझने वाले हैं, लेकिन हाँ, एक बिल्कुल अलग नजरिए से। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल, क्या आयकर अधिनियम ही अपने आप में पूरा कानून है? देखिए, ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि इनकम टैक्स एक्ट ही टैक्स का सब कुछ है। पर क्या ये वाकई सच है? असल में ये तो बस कहानी की शुरुआत है, एक छोटा सा हिस्सा। तो फिर पूरा कानून है क्या? देखिए, आयकर कानून असल में कोई एक अकेली किताब या दस्तावेज नहीं है। ये तो एक पूरा इकोसिस्टम है जो 6 अलग-अलग चीजों से मिलकर बना है। इसमें इनकम टैक्स एक्ट तो है ही, साथ में है इनकम टैक्स रूल्स, फिर आती हैं सरकारी नोटिफिकेशंस, हर साल आने वाला फाइनेंस एक्ट, फिर सर्कुलर्स और आखिर में कोर्ट के फैसले। ये सब मिलकर बनता है भारत का इनकम टैक्स कानून। चलिए, सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं, यानी एक्ट को। वैसे तो इसकी कहानी 1860 में शुरू हुई थी, लेकिन जो एक्ट आज हम जानते हैं वो 1961 में हमारी संसद ने पास किया था। और मजे की बात यह है कि ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 को। हाँ, अप्रैल फूल्स डे के दिन। और ये कोई छोटा मोटा दस्तावेज नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें 23 चैप्टर्स हैं, जिनमें 298 सेक्शंस हैं। मतलब ये वो मजबूत नींव है जिस पर टैक्स कानून की पूरी इमारत खड़ी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये एक्ट करता क्या है? इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम है ये तय करना कि इनकम क्या है और खर्चा क्या है। मतलब कौन सी कमाई पर टैक्स लगेगा और कौन से खर्चों पर छूट मिलेगी। ये सब यही एक्ट बताता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये एक्ट एक बड़ा फर्क पैदा करता है। वो ये कि जो पैसा असल में कमाया जाता है, जरूरी नहीं कि टैक्स भी उसी पूरी रकम पर लगे। असलियत में कमाई गई इनकम और वो इनकम जिस पर टैक्स कैलकुलेट होता है, वो अलग अलग हो सकती हैं। इसी को हम कहते हैं रियल इनकम और टैक्सेबल इनकम का फर्क। अच्छा, तो एक्ट ने ये तो बता दिया कि किस चीज पर टैक्स लगेगा, लेकिन सवाल ये है कि कैसे लगेगा। ये कैसे वाला जो सवाल है ना, इसका जवाब हमें इस पहेली के दूसरे टुकड़े में मिलता है। चलिए, एक्ट और रूल्स के बीच का फर्क समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, डेप्रिसिएशन का।
एक्ट जिसे संसद बनाती है वो बस इतना क्या कर छोड़ देता है कि हाँ, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है और इससे क्लेम किया जा सकता है। लेकिन कितना, कैसे, इसका जवाब एक्ट नहीं देता। इसका जवाब देते हैं रूल्स, जिन्हें केंद्र सरकार बनाती है। रूल्स हमें बताते हैं कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का सही तरीका क्या होगा, उसके रेट्स क्या होंगे, सारी की सारी डिटेल। तो इन रूल्स में होता क्या क्या है? देखिए, इसमें टैक्स भरने की पूरी प्रक्रिया होती है, कैलकुलेशंस के सारे तरीके होते हैं, कौन से फॉर्म भरने हैं, ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी है, छूट के लिए अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ। एक तरह से कह सकते हैं कि ये कानून का प्रैक्टिकल गाइड। अब आते हैं कानून के लाइव अपडेट्स पर। इन्हें कहते हैं नोटिफिकेशंस। ये सरकार के हाथ में एक बहुत पावरफुल टूल है। इनके जरिए सरकार जब चाहे कानून में छोटे-मोटे लेकिन जरूरी और तत्काल बदलाव कर सकती है, बिना संसद में जाए। एक कहानी सुनाता हूँ। साल था 1994। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी। पूरे देश में जश्न का माहौल था। तब सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला और उनकी जो प्राइज मनी थी उसे पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया। ये देश की एक बड़ी उपलब्धि का सम्मान करने का एक तरीका था। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। याद कीजिए 2009, जब ए.आर. रहमान ऑस्कर जीत कर लाए, तब भी सरकार ने ठीक इसी टूल का इस्तेमाल किया। एक नोटिफिकेशन जारी करके उनकी प्राइज मनी को भी टैक्स से छूट दे दी। तो ये खास मौकों के लिए एक खास तरीका है। वैसे तो ये नोटिफिकेशंस अस्थायी यानी कि टेम्पररी होती हैं, पर कभी-कभी क्या होता है ना कि कोई टेम्पररी चीज परमानेंट हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई घर में गर्मी से बचने के लिए एक टेबल फैन ले आए और फिर वो 20 साल तक वहीं चलता रहे। इसका एक जीता जागता उदाहरण है ऑयल रिग पर काम करने वाले वर्कर्स को मिली टैक्स छूट। देखिए, ये काम बहुत जोखिम भरा है और देश के लिए जरूरी भी है। तो ऐसे काम को बढ़ावा देने के लिए एक नोटिफिकेशन के जरिए इनकी इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया। और ये नोटिफिकेशन आज तक वापस नहीं लिया गया, सालों से चला आ रहा है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। इन ऑयल रिग्स पर जो ट्रेन प्रोफेशनल्स काम करते हैं, उनकी सैलरी महीने की 1 लाख से 2 लाख रुपए तक होती है। सोचिए, और ये पूरी की पूरी इनकम टैक्स फ्री है। तो इस एक नोटिफिकेशन का कितना बड़ा असर है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा, तो हमने एक्ट, रूल्स और नोटिफिकेशंस को तो समझ लिया, पर ये इकोसिस्टम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसे पूरा करते हैं हर साल आने वाले एनुअल फाइनेंस एक्ट्स, सीबीडीटी के सर्कुलर्स और कोर्ट के अहम फैसले। ये सब मिलके इस पूरे कानूनी ढांचे को चलाते हैं। अब इस पूरे सिस्टम में कुछ शब्द बार बार आते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, जैसे असेसी। इसका मतलब है वो व्यक्ति जो टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार है। फिर है असेसमेंट ईयर। ये वो साल होता है जिसमें इनकम पर टैक्स का हिसाब किताब होता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है। और एक होता है प्रीवियस ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर से ठीक पहले वाला साल जिसमें इनकम कमाई गई थी। तो सवाल उठता है कि ये सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। ये जो लेयर्ड सिस्टम है ना, ये कानून को एक ही वक्त में मजबूत भी बनाता है और लचीला भी। इसे ऐसे समझिए, एक्ट जो है वो एक मजबूत नींव की तरह है जिसे संसद बनाती है, और इसे बदलना आसान नहीं होता। इससे कानून में एक स्थिरता बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ जो रूल्स और नोटिफिकेशंस हैं, वो सरकार को ये ताकत देते हैं कि वो बदलती अर्थव्यवस्था के हिसाब से फटाफट छोटे-मोटे जरूरी बदलाव कर सकें। तो एक तरह से देखें तो ये शक्तियों के बंटवारे का एक क्लासिक उदाहरण है। जो बड़ा ढांचा है यानी कि एक्ट, वो संसद बनाती है, और उसे लागू करने की जो बारीकियां हैं, जो डिटेल्स हैं, उन्हें सरकार रूल्स और नोटिफिकेशंस के जरिए संभालती है। तो अब ये बात साफ हो जाती है कि सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट की किताब पढ़ लेना काफी नहीं है। अगर सच में इनकम टैक्स कानून को समझना है तो इसके पूरे इकोसिस्टम को, यानी रूल्स, नोटिफिकेशंस और बाकी सब चीजों को एक साथ देखना होगा। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत के कुछ जरूरी पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, टैक्स कानून सिर्फ एक एक्ट नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। दूसरा, एक्ट बताता है कि क्या करना है और रूल्स बताते हैं कि कैसे करना है। और तीसरा, नोटिफिकेशंस वो कानून के लिए लाइव अपडेट्स की तरह है। और अब आखिर में एक सवाल, अगर कानून किसी एक किताब में लिखी हुई चीज नहीं है बल्कि एक जीता जागता लगातार बदलता हुआ सिस्टम है, तो फिर कानून का असली मतलब क्या है? हमारी सोच इस बारे में कैसे बदलनी चाहिए, इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे कानून के बारे में जो बहुत शक्तिशाली है और उतना ही विवादास्पद भी। इसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम,
जिसे हम सब रासुका के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सरकार को ये ताकत देता है कि वो किसी को भी कोई जुर्म करने से पहले ही हिरासत में ले सकती है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये कानून क्या है और ये काम कैसे करता है। जरा सोच कर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान को उस जुर्म के लिए हिरासत में ले लिया जाए जो उसने किया ही नहीं, मतलब सिर्फ इस शक पर कि वो भविष्य में कुछ गलत कर सकता है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि यही वो सिद्धांत है जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, और इसी पर पूरा का पूरा रासुका कानून टिका हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रासुका का मकसद किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि इसका असली काम किसी भी अपराध को होने से पहले ही रोक देना। आप इसे एक तरह की ढाल समझ सकते हैं जो देश को उन खतरों से बचाने के लिए इस्तेमाल होती है जिन्हें शायद हम आते हुए देख सकते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस ढाल का इस्तेमाल हमेशा सही होता है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों। मतलब उस दौर में देश के सामने ऐसी क्या चुनौतियां आ खड़ी हुई थीं कि सरकार को इतना सख्त कानून लाना पड़ा। देखिए, यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है निवारक निरोध, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका सीधा साधा मतलब है रोकथाम के लिए हिरासत में लेना। अगर अधिकारियों को सिर्फ इस बात का शक हो जाए कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो उसे बिना कोई जुर्म किए भी हिरासत में लिया जा सकता है। याद रखिए, ये कदम सबूतों पर नहीं बल्कि एक आशंका पर आधारित होता है। और एक बात, ये कानून सिर्फ सीमा की सुरक्षा या आतंकवाद से लड़ने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो जरूरी सेवाएं हैं, जैसे पानी या बिजली, उनकी सप्लाई को बनाए रखने के लिए, और यहाँ तक कि भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों को खराब होने से बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब इसका कैनवास काफी बड़ा है। तो ये कानून बना तो 1980 में, लेकिन इसके आते ही इस पर सवाल भी उठने लगे। लोगों ने इसे सीधा अदालत में चुनौती दे दी, ये पूछते हुए कि क्या ये हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इसके बाद भी इसमें समय समय पर कई बदलाव हुए और आखिरकार 2019 में इसे पूरे भारत में जम्मू और कश्मीर समेत लागू कर दिया गया। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। मतलब किसी को हिरासत में लेने से लेकर रिहा करने तक स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। इस कानून की एक बहुत बड़ी बात यह है कि हिरासत का आदेश देने की शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार के पास नहीं है। नहीं, ये पावर राज्य सरकारों, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम, और यहां तक कि पुलिस कमिश्नर के पास भी है। इसका सीधा मतलब यह है कि जमीनी स्तर पर बहुत तेजी से एक्शन लिया जा सकता है। पर यह प्रक्रिया इतनी सीधी भी नहीं है, इसमें कई लेयर्स हैं। मान लीजिए डीएम या पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिया, तो फिर उन्हें राज्य सरकार से इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके बाद राज्य सरकार को केंद्र सरकार को इसकी जानकारी देनी होती है। और इन सबके बीच सबसे बड़ा सेफ्टी वॉल्व है एक सलाहकार बोर्ड। इस बोर्ड में हाईकोर्ट लेवल के जज होते हैं और उन्हें 7 हफ्तों के अंदर अंदर पूरे मामले को रिव्यू करना होता है। और हाँ, उनकी राय बहुत ज्यादा मायने रखती है। 12 महीने, सोचिए, पूरे 1 साल बिना किसी मुकदमे के, बिना अदालत में दोषी साबित हुए किसी को भी 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये एक आंकड़ा ही हमें ये याद दिलाने के लिए काफी है कि ये कानून कितना असाधारण और कितना गंभीर है। अब देखिए, जब सरकार को इतनी बड़ी शक्ति दी जाती है तो एक बहुत ही जायज सवाल मन में आता है, इसके गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जाए। क्या सिस्टम में कोई ऐसा तरीका है, कोई चेक एंड बैलेंस है जो ये पक्का करे कि देश की सुरक्षा और एक आम इंसान की आज़ादी के बीच संतुलन बना रहे? बिल्कुल, इसे एक तराजू की तरह समझना होगा। इसके एक पल्ले पर है देश की सुरक्षा, जिसके लिए सरकार को ये असाधारण शक्तियां मिली हैं, और दूसरे पल्ले पर है एक व्यक्ति की निजी आज़ादी। तो इस तराजू को बराबर रखने के लिए कुछ सेफगार्ड्स भी हैं। जैसे हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यह जानने का हक है कि उसे क्यों हिरासत में लिया गया है। और जैसा हमने पहले बात की, उसके मामले की जांच हाईकोर्ट के जजों का एक इंडिपेंडेंट बोर्ड करता है। और देखिए, जब ये कानून सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा तो सवाल बहुत बड़ा था। क्या ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है? ये मामला था ए.के. रॉय बनाम भारत संघ का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाया कि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है, और इस आधार पर इस कानून को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। इस एक फैसले ने रासुका की नींव को कानूनी तौर पर बहुत मजबूत कर दिया।
और ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो सलाहकार बोर्ड है, उसकी राय सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये सरकार के लिए एक तरह से बाध्यकारी है, मतलब मानना ही पड़ेगा। अगर बोर्ड को लगता है कि किसी को हिरासत में रखने के लिए ठोस वजह नहीं है, तो सरकार को उस व्यक्ति को फौरन रिहा करना ही होगा। ये सरकार की शक्ति पर एक बहुत मजबूत जुडिशियल चेक है। तो इन सारी बातों के बाद सवाल ये है कि आज के समय में हमारे लिए इस कानून का क्या मतलब है, ये क्यों इतना मायने रखता है और इससे हमें क्या टेकअवेज मिलते हैं। तो चलिए फटाफट से सारी मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, रासुका सजा देने वाला कानून नहीं है, ये एक प्रिवेंटिव कानून है। दूसरी, ये सरकार को आने वाले खतरों को रोकने के लिए बहुत बड़ी शक्ति देता है। तीसरी, इस पूरी प्रक्रिया में एक सख्त टाइमलाइन है और एक जुडिशियल एडवाइजरी बोर्ड से रिव्यू करवाना जरूरी है। और आखिर में ये कानून राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। और आखिर में ये कानून हमें एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक समाज को, एक देश को अपनी सामूहिक सुरक्षा और एक व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे साधना चाहिए, वो बारीक सी रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए। देखिए, इसका कोई आसान जवाब नहीं है और शायद यही इस कानून से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती भी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून की जिसे हमारे सिस्टम के एक बहुत बड़े दुश्मन यानी कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ही बनाया गया था। इसका नाम है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। सोचिए जरा, क्या होता है जब वो लोग जिनका काम है जनता की सेवा करना, वो असल में खुद की सेवा करने लग जाते हैं। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे भरोसे और गवर्नेंस से जुड़ा है। और पता है, इसी एक सवाल ने एक बहुत ही जरूरी कानून को जन्म दिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों। वो क्या था जो सिस्टम में ठीक नहीं चल रहा था। देखिए, 1988 से पहले भी कानून तो थे, जैसे कि इंडियन पीनल कोड की कुछ धाराएं और 1947 का एक एक्ट भी था। पर दिक्कत ये थी कि ये कानून काफी नहीं थे। मतलब जो रिश्वत की परिभाषा थी वो बहुत ही सीमित थी और सजा वो इतनी सख्त नहीं थी कि किसी को डर लगे। सिस्टम में जो लूपहोल्स थे उनकी वजह से बड़े लेवल पर फैले भ्रष्टाचार से निपटना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो जाहिर है एक नई और मजबूत कार्यप्रणाली की जरूरत थी। और फिर आया साल 1988। तो चलिए देखते हैं कि इस साल में ऐसा क्या बदला। ये जो नया एक्ट आया, ये भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मेन कानून बन गया। 9 सितंबर 1988 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और कमाल की बात यह है कि ठीक 3 दिन बाद 12 सितंबर को ये लागू भी हो गया। इसका एक ही मकसद था, जितने भी पुराने इधर उधर बिखरे हुए कानून थे उन सबको एक जगह एक मजबूत कानून के तहत लाना। और इस कानून की पहुंच वो बहुत दूर तक है। ये पूरे भारत में तो लागू होता ही है, साथ ही उन सभी भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है जो इंडिया से बाहर रहते हैं। मतलब आप कहीं भी हो, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो ये कानून आप पर लागू होगा। सीधा सा मतलब है, जवाबदेही से बचना अब मुमकिन नहीं था। तो अब सवाल आता है कि ये कानून आखिर लागू किस किस पर होता है? कौन है वो लोग जो इसके दायरे में आते हैं? कानून में एक शब्द है लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट। अब आमतौर पर हम सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, पर यहीं पर यह कानून गेम चेंज कर देता है। ये कहता है कि लोक सेवक हर वो व्यक्ति है जो कोई भी पब्लिक ड्यूटी कर रहा हो। और जानते हैं, यही इस कानून की सबसे बड़ी ताकत है। इसने उन सभी कमियों को दूर कर दिया जहां लोग काम तो जनता का कर रहे थे, लेकिन टेक्निकली सरकारी कर्मचारी की परिभाषा में नहीं आते थे। और जरा देखिए कि इसका दायरा कितना बड़ा है। इसमें सरकारी कर्मचारी और जज तो आते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ पब्लिक सेक्टर कंपनियों के कर्मचारी, किसी सहकारी समिति के अधिकारी, यहां तक कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रोफेसर भी सबके सब लोक सेवक माने जाते हैं। इसने वाकई में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का कैनवस बहुत बड़ा कर दिया। लेकिन हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली भी है। कानून कुछ जरूरी फर्क भी बताता है। जैसे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर सरकार के लिए कमीशन बेसिस पर काम कर रहा है तो उसे लोक सेवक नहीं माना जाएगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमें दिखाता है कि हर कोई जो सरकार से जुड़ा काम कर रहा है वो लोक सेवक की कैटेगरी में नहीं आता। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इस कानून के तहत क्या करना अपराध है और अगर कोई अपराध करता है तो उसकी सजा क्या है।
तो ये हैं इस कानून के तहत आने वाले कुछ मुख्य अपराध और उनकी सजा। जैसे सेक्शन 7 को देखिए, अगर कोई लोक सेवक रिश्वत लेता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। फिर आता है सेक्शन 13 जो क्रिमिनल मिसकंडक्ट की बात करता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है किसी अधिकारी के पास उसकी जानी हुई इनकम से कहीं ज्यादा की प्रॉपर्टी मिलना, और इसके लिए सजा 10 साल तक की हो सकती है। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है, 2018 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसके बाद ये कानून और भी सख्त हो गया। अब ये सिर्फ रिश्वत लेने वाले को ही नहीं बल्कि रिश्वत देने वाले को भी सजा देता है। मतलब अब इस भ्रष्ट लेन देन में दोनों ही पक्ष बराबर के अपराधी हैं। ठीक है, कानून तो बन गया, पर ये जमीन पर काम कैसे करता है, इसकी पूरी कानूनी मशीनरी क्या है, चलिए समझते हैं। इस पूरे सिस्टम की नींव हैं स्पेशल जज। ये वो जज होते हैं जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारें सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई के लिए अपॉइंट करती हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये मुश्किल मामले तेजी से निपटाए जा सकें। तो किसी भी करप्शन केस का सफर कैसा होता है? सबसे पहले होती है जांच, जो एक ऑथराइज्ड पुलिस अफसर करता है। फिर केस चलाने के लिए सरकार से मंजूरी यानी सैंक्शन लेना पड़ता है, जो एक बहुत जरूरी सेफगार्ड है। इसके बाद मामला जाता है स्पेशल जज के पास और कोशिश ये रहती है कि 2 साल के अंदर अंदर ट्रायल पूरा हो जाए। और अगर फैसले से कोई सहमत नहीं है तो अपील सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में हो सकती है। तो अब तक हमने कानून के बारे में बहुत कुछ जान लिया, पर आखिर में ये कानून असल में मायने क्यों रखता है? इसकी सबसे बड़ी बातें क्या हैं? तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस कानून से हमें क्या मिला। सबसे पहले इसने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक अकेला मजबूत कानून दिया। इसने लोक सेवक की परिभाषा को बहुत बड़ा कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके दायरे में आ सकें। इसने स्पेशल जजों की व्यवस्था की ताकि केस जल्दी चलें। और सबसे जरूरी, इसने रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों को अपराधी बनाया। साथ ही सैंक्शन की जरूरत डालकर ईमानदार अधिकारियों को बचाने का भी काम किया। लेकिन एक सवाल अब भी हमारे सामने है। अगर कानून इतना मजबूत और इतना व्यापक है तो आज भी भ्रष्टाचार एक इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है? सोचने वाली बात है कि असली चुनौती कानून में है या फिर उसे लागू करने वाली इच्छा शक्ति और मशीनरी में। भारत की सड़कें एक ऐसी जगह जहां हर दिन लाखों गाड़ियां एक साथ दौड़ती हैं। कारें, ट्रक, मोटरसाइकिल, बसें, मतलब एक पूरा सैलाब। पर क्या कभी दिमाग में आया है कि ये सब कुछ एकदम से अफरा तफरी में क्यों नहीं बदल जाता? कौन है जो इस सब पर लगाम लगाए रखता है? कौन से नियम हैं जो इस पूरे खेल को चलाते हैं? तो इस सवाल का जवाब एक कानून में छिपा है, मोटर व्हीकल एक्ट। देखिए, ये सिर्फ एक नियमों की किताब नहीं है, बल्कि ये हमारी सड़कों को ज्यादा से ज्यादा सेफ बनाने और ट्रैफिक को स्मूथ रखने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। चलिए आज इस जरूरी कानून को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज हम जिस कानून को देखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब नियम काफी पुराने और बिखरे हुए थे। मतलब वो आज के समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो जाहिर है एक बड़े बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। इस कानून का सफर 1914 में शुरू हुआ, फिर 1939 में एक नया एक्ट आया। लेकिन जो असली बड़ा मोड़ आया वो था 1988 में, जब मौजूदा कानून लागू किया गया। इसने 1939 के पुराने एक्ट को रिप्लेस किया और सारे नियमों को एक जगह लाने का काम किया। और फिर आया 2019 का वो बड़ा अपडेट, जिसने एक तरह से पूरा गेम ही बदल दिया। तो 1988 के इस एक्ट का मकसद बिल्कुल साफ था। मोटर गाड़ियों से जुड़े जितने भी पुराने अलग अलग कानून थे, उन सबको एक बड़े और कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क के अंदर लाना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सारे नियमों के लिए एक मास्टर फाइल बना दी गई हो, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो अब जब हम इसकी हिस्ट्री जान चुके हैं, तो चलिए अब इस एक्ट के कोर में चलते हैं। किसी भी कानून को समझने के लिए सबसे पहले उसकी भाषा को समझना जरूरी है। जैसे कि ये अलग अलग तरह के गाड़ियों को कैसे डिफाइन करता है, उन्हें किस कैटेगरी में रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV की। ये असल में वो गाड़ियां हैं जो हम आप रोज चलाते हैं, जैसे कार, जीप या छोटे ट्रांसपोर्ट व्हीकल। कानून ये कहता है कि अगर किसी गाड़ी का वजन बिना किसी सामान के 7,500 किलोग्राम से कम है तो वो LMV कहलाएगी। और फिर दूसरी तरफ आते हैं हेवी गुड्स व्हीकल्स यानी भारी माल वाहन। ये बड़े बड़े ट्रक और ट्रेलर होते हैं जो भारी भरकम सामान ढोते हैं। इनके लिए जो लिमिट है वो है 12,000 किलोग्राम। मतलब अगर खाली गाड़ी का वजन इससे ज्यादा है तो वो इस कैटेगरी में आएगी।
यहाँ पर आप दोनों के बीच का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। एलएमवी के लिए 7,500 किलो और भारी गाड़ियों के लिए 12,000 किलो से ज्यादा। और ये क्लासिफिकेशन बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पर नियम और लाइसेंस की शर्तें तय होती हैं। ये एक्ट उम्र को लेकर भी बिल्कुल क्लियर है। 16 साल की उम्र में कोई भी 50 सीसी तक की बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए लर्नर लाइसेंस ले सकता है। लेकिन किसी भी दूसरी गाड़ी को पब्लिक जगह पर चलाने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी ही चाहिए। चलिए अब उस टर्निंग पॉइंट पर आते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये था 2019 का अमेंडमेंट। देखिए, समय के साथ टेक्नोलॉजी बदली, सड़कों पर गाड़ियां बहुत बढ़ गईं और साथ ही नियम तोड़ने के मामले भी, तो कानून को एक बड़े रीबूट की सख्त जरूरत थी। इस 2019 के संशोधन को इस पूरे एक्ट की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, और इसका मेन फोकस एक ही था: इतने सख्त जुर्माने लगाओ कि लोग नियम तोड़ने से डरें, जिससे सड़कें अपने आप ज्यादा सेफ हो जाएं। और जरा इन नंबरों पर नजर डालिए। ये बदलाव कितने बड़े थे, इसका अंदाजा यहीं से लगता है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, जुर्माना 500 रुपए से सीधा 5,000 रुपए, 10 गुना। और सीट बेल्ट या हेलमेट ना पहनना, जो पहले सिर्फ 100 रुपए था, वो भी अब सीधा 1,000 रुपए। मतलब ये सिर्फ फाइन बढ़ाना नहीं था, ये एक सीधा और साफ मैसेज था कि अब सड़क पर कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। और सबसे बड़े बदलावों में से एक था ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर। पहली बार भी अगर कोई नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो जुर्माना सीधा 10,000 रुपए। ये कदम दिखाता है कि रोड सेफ्टी को लेकर सरकार कितनी सीरियस थी। लेकिन रुकिए, ये कानून सिर्फ सजा और जुर्माने के बारे में नहीं है। इसका एक मानवीय पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जिसका सीधा मकसद है हादसों के वक्त कीमती जानें बचाना। और यहीं पर एंट्री होती है गोल्डन आवर के कॉन्सेप्ट की। ये क्या है? ये किसी भी एक्सीडेंट के बाद का वो पहला 1 घंटा होता है जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। डॉक्टर्स का मानना है कि अगर इस 1 घंटे के अंदर घायल को सही मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिर्फ 1 घंटा, लेकिन यही 1 घंटा किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता है। और 2019 के संशोधन की सबसे बड़ी बातों में से एक यही थी कि इसने इस गोल्डन आवर को कानूनी पहचान दी, ताकि ये पक्का किया जा सके कि एक्सीडेंट विक्टिम्स को जल्दी से जल्दी मदद मिले। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या याद रखना चाहिए? चलिए कुछ सबसे जरूरी बातों पर एक फाइनल नजर डालते हैं जो हर ड्राइवर और राइडर को हमेशा पता होनी चाहिए। ये एक बहुत ही सिंपल चेकलिस्ट है। अपना लाइसेंस हमेशा अपने साथ रखें, सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना एक आदत बना लें, इस पर कोई समझौता नहीं। अपनी गाड़ी की कैटेगरी को जानें और स्पीड लिमिट का हमेशा हमेशा सम्मान करें। ये छोटी छोटी आदतें बड़े हादसों को टाल सकती हैं। और आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल है। कानून को और सख्त बना दिया गया है, नियम बदल दिए गए हैं, लेकिन जो असली बदलाव है वो तो तब आएगा जब सड़क पर हमारा बर्ताव बदलेगा। तो सवाल ये है कि क्या हम एक समाज के तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार हैं? ये सवाल हम सबके लिए है। नमस्कार। हम सब अपने अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि इन अधिकारों की रखवाली के लिए एक खास सिस्टम, एक वॉचडॉग कैसे काम करता है? आज हम उसी सिस्टम की कहानी को समझेंगे जिसका नाम है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। देखिए, भारत का संविधान तो हमें पहले से ही मौलिक अधिकार देता है, तो फिर 1993 में एक और अलग से कानून बनाने की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? क्या ये एक ही काम को दोबारा करने जैसा नहीं है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हम सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये कानून बना कैसे। इसके बाद हम इसके 2 सबसे बड़े गार्डियंस यानी नेशनल और स्टेट कमीशन से मिलेंगे, उनकी शक्तियों को जानेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले इस पहेली की जड़ तक चलते हैं कि आखिर ये अधिकारों का कन्फ्यूजन है क्या। देखिए, इस पूरे मामले का निचोड़ यहीं पर है। संविधान का आर्टिकल 32 हमें उपचार का अधिकार देता है। मतलब अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पर सोचिए, इसमें एक गैप था। संविधान ने ये तो बता दिया कि न्याय के लिए कहाँ जाना है, लेकिन उस उल्लंघन की जांच कौन करेगा, जवाबदेही कौन तय करेगा, इसका कोई सीधा सिस्टम नहीं था। बस इसी गैप को भरने के लिए 1993 का ये एक्ट आया। इसने सिर्फ अधिकार नहीं दिए, बल्कि उन अधिकारों को लागू करवाने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म, एक पूरा ढांचा तैयार किया। तो फिर ये कानून अस्तित्व में आया कैसे?
इसकी कहानी शुरू होती है ग्लोबल स्टेज से और खत्म होती है भारत की संसद में। इसकी जड़ें हमें 1948 में मिलती हैं, जब यूएन ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की। फिर 1991 में आए पेरिस प्रिंसिपल्स, जिसमें दुनिया के सभी देशों से कहा गया कि वे अपने अपने देश में नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन बनाएं। इसी ग्लोबल पुश के जवाब में भारत ने भी कदम उठाया और नतीजा 28 सितंबर 1993 को ये कानून लागू हुआ और 8 जनवरी 1994 को इसे राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई। अगर हम इस कानून के स्ट्रक्चर को देखें तो ये बहुत सीधा है। इसमें कुल 8 चैप्टर और 43 सेक्शंस हैं और ये पूरे भारत पर लागू होता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात है सेक्शन 2D, जो बताता है कि मानवाधिकार आखिर हैं क्या। इसके मुताबिक जीवन, आज़ादी, बराबरी और सम्मान से जुड़े सभी अधिकार मानवाधिकार हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी संस्था की जिसे इस कानून ने जन्म दिया, यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या NHRC। तो NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को इस एक्ट के सेक्शन 3 के तहत हुई। ये भारत में ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वॉचडॉग है। अच्छा, यहाँ एक शब्द है वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका सीधा सा मतलब है कि इसे संसद ने एक कानून बनाकर बनाया है। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है जिसका जिक्र सीधे संविधान में हो। ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। अब सवाल उठता है कि इसके सदस्यों को चुनता कौन है। तो इसके लिए एक बहुत ही हाई पावर कमेटी है जिसे खुद प्रधानमंत्री हेड करते हैं। इसमें लोकसभा के स्पीकर, होम मिनिस्टर और सबसे अहम बात, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। ये ढांचा ही ये सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि ये संस्था निष्पक्ष रहे और इस पर सबका भरोसा बना रहे। NHRC के चेयरपर्सन और मेंबर्स का कार्यकाल 3 साल का होता है या फिर उनके 70 साल के होने तक, जो भी पहले हो जाए। वैसे 2019 में एक संशोधन से पहले ये कार्यकाल 5 साल का हुआ करता था, जिसे घटाकर 3 साल कर दिया गया। तो नेशनल लेवल पर तो NHRC है। अब जरा देखते हैं कि राज्यों में इसके जैसी कौन सी संस्थाएं काम करती हैं। ये हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस। यहाँ पे अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसे ध्यान से समझते हैं। NHRC की स्थापना होती है सेक्शन 3 के तहत और SHRC की सेक्शन 21 के तहत। NHRC में अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं तो SHRC में गवर्नर। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, दोनों ही कमीशन के सदस्यों को हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, गवर्नर के पास नहीं। और जब इस्तीफे की बात आती है तो NHRC के सदस्य राष्ट्रपति को देते हैं और SHRC के सदस्य गवर्नर को। चलिए अब समझते हैं कि इन नेशनल और स्टेट कमीशंस को असल में क्या ताकतें मिली हुई हैं, ये काम कैसे करते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक इस कानूनी शब्द में छिपी है, स्वतः संज्ञान या सुओ मोटो कॉग्निजेंस। इसका सीधा सा मतलब क्या है? सेक्शन 12 के मुताबिक कमीशन को अगर किसी मीडिया रिपोर्ट से या किसी और जरिए से किसी मानवाधिकार उल्लंघन का पता चलता है तो वो किसी की फॉर्मल शिकायत का इंतजार किए बिना खुद से ही मामले की जांच शुरू कर सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। जांच के अलावा भी इनके पास बहुत काम है। ये कोर्ट की परमिशन से किसी भी ह्यूमन राइट्स केस में दखल दे सकते हैं। ये जेलों में जाकर वहां के हालात देख सकते हैं, ह्यूमन राइट्स पर रिसर्च और जागरूकता फैलाते हैं। और सबसे जरूरी, इन्हें गवाहों को बुलाने और सबूतों की जांच के लिए एक सिविल कोर्ट जितनी पावर मिली हुई है। लेकिन हर पावर के साथ कुछ सीमाएं भी होती हैं। इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है टाइम। कमीशन सिर्फ उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जो शिकायत मिलने से 1 साल के अंदर हुए हों। अगर घटना 1 साल से ज्यादा पुरानी है तो कमीशन कुछ नहीं कर सकता। और हां, गुमनाम या आधी अधूरी शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? आखिर ये कानून हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है? इसे ऐसे समझते हैं, हमारे जस्टिस सिस्टम में जो अदालतें हैं उनका मेन फोकस होता है कानूनी उपचार देना। दूसरी तरफ ये कमीशन है जिनका मेन फोकस है जांच और जवाबदेही तय करना। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं हैं, बल्कि एक टीम की तरह काम करते हैं, जिससे पूरा न्याय का सिस्टम और मजबूत होता है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या याद रखना है? पहली बात, इस कानून ने संवैधानिक अधिकारों और असलियत के बीच के गैप को भरा। दूसरी, इसने NHRC और SHRC जैसे स्पेशल बॉडीज बनाए ताकि जवाबदेही तय हो सके। तीसरी, इसने सेक्शन 30 के तहत ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स बनाकर जल्दी न्याय का रास्ता भी खोला।
और आखिर में ये कमीशन आम लोगों के लिए न्याय पाने का एक आसान और पहला दरवाज़ा है। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। अगर कोई वॉचडॉग सिर्फ जांच कर सकता है और सरकार को सिफारिशें भेज सकता है, लेकिन खुद किसी को सजा नहीं दे सकता, तो क्या वो सच में न्याय की गारंटी दे सकता है? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है। इस पर सोचेगा जरूर। कभी सोचा है, क्या कोई एक अकेला कानून समाज में हजारों सालों से जमी हुई किसी व्यवस्था को हिला सकता है? आज हम एक ऐसे ही, कह सकते हैं, एक साहसी कानून की कहानी को समझने वाले हैं। और यही वो बड़ा सवाल है जो हमें सीधे 1989 के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, जिसे हम सब SC/ST एक्ट के नाम से जानते हैं, उसकी जड़ तक ले जाता है। तो इस कानून को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें उस समस्या को समझना होगा, वो सदियों पुरानी समस्या जिसके जवाब में इस एक्ट को लाना पड़ा। देखिए, इसकी जड़ें जाती हैं वर्ण व्यवस्था तक। अब शुरू में बस काम के आधार पर समाज का एक बंटवारा था, मतलब जैसा काम वैसा वर्ण। लेकिन वक्त के साथ साथ ये व्यवस्था एकदम कठोर हो गई और जन्म पर आधारित हो गई, और बस यहीं से समाज में ऊंच नीच की एक बहुत गहरी खाई बननी शुरू हो गई। इसका जिक्र हमें पुरुष सूक्त जैसे पुराने ग्रंथों में भी मिलता है, जहां समाज को अलग अलग स्तरों पर दिखाया गया है। और जैसे ही ये बंटवारा काम से हटकर जन्म से जुड़ गया, बस वहीं से भेदभाव की वो गहरी जड़ें जमनी शुरू हो गईं जो आज तक समाज को परेशान करती हैं। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी पूरे के पूरे समुदाय समाज के हाशिए पर धकेल दिए गए। और इसी ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने के लिए एक बहुत मजबूत, एक ताकतवर कानूनी ढाल की जरूरत महसूस हुई। ये एक्ट सिर्फ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता, नहीं, ये उससे कहीं आगे जाता है। ये अत्याचार या अट्रॉसिटी शब्द को बहुत ही साफ एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से परिभाषित करता है। और आप देखेंगे कि ये कानून कितनी बारीकी से उन अपराधों की पहचान करता है जिन्हें अत्याचार माना जाएगा। मतलब ऐसी कोई भी हरकत जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी को नीचा दिखाना हो, उसे जलील करना हो, उसी ये कानून अपराध मानता है। क्यों? क्योंकि कानून बनाने वाले ये समझते थे कि जाति आधारित हिंसा की असली चोट वो जिस्म पर नहीं बल्कि इंसान की गरिमा पर, उसकी इज्जत पर होती है। लेकिन बात सिर्फ अपमान तक नहीं रुकती। अत्याचार का एक और चेहरा है, आर्थिक और सामाजिक शोषण। मतलब किसी की जमीन हड़प लेना या बंधुआ मजदूरी करवाना, ये सब भी अत्याचार हैं। ये वो हथियार थे जिनका इस्तेमाल पीढ़ियों से समुदायों को गरीब और कमजोर बनाए रखने के लिए किया जाता था। और शायद सबसे जरूरी बात, ये कानून लोगों के बुनियादी नागरिक अधिकारों का एक कवच बनता है। सोचिए, किसी को सिर्फ उसकी जाति की वजह से वोट डालने से रोकना या किसी सार्वजनिक कुएं, तालाब या मंदिर में जाने से रोकना, ये सब इस कानून के तहत बहुत गंभीर अपराध हैं। तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली, अत्याचार क्या है ये भी समझ लिया। अब सवाल यह है कि इन सबसे लड़ने के लिए 1989 का ये एक्ट कौन से ताकतवर कानूनी प्रावधान देता है। चलिए अब जरा इसके लीगल फ्रेमवर्क को करीब से देखते हैं। तो ये कानून संसद में पास हुआ 1989 में और 30 जनवरी 1990 से पूरे भारत में लागू हो गया। ये वाकई में जाति के आधार पर होने वाले अपराधों के खिलाफ एक मील का पत्थर था। इस एक्ट की एक खास बात है, इसमें दी जाने वाली सजा बहुत सख्त रखी गई है ताकि ये एक डिटरेंट का काम करे। मतलब लोग ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। और कुछ सबसे जघन्य, सबसे गंभीर अपराधों के लिए तो मौत की सजा तक का प्रावधान है। ये साफ दिखाता है कि कानून इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। पर यह एक्ट सिर्फ सजा बताकर रुक नहीं जाता, बल्कि ये न्याय दिलाने के लिए एक पूरा का पूरा खास सिस्टम खड़ा करता है। एक ऐसा सिस्टम जो तेज रफ्तार से काम करे। और ये सिस्टम हमारे सामान्य क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से कई मायनों में अलग है। खासतौर पर 2 बातें इसे एकदम अलग बनाती हैं। पहली, इस एक्ट के तहत आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल यानी गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं मिल सकती। और दूसरी, कुछ मामलों में कोर्ट ये मानकर चल सकती है कि आरोपी दोषी है और बेगुनाही साबित करने का भार आरोपी पर होता है। यह सामान्य कानून से ठीक उल्टा है। तो ये पूरी प्रक्रिया स्पीड के लिए डिजाइन की गई है। शिकायत दर्ज होती है, जांच होती है और फिर मामला सुनवाई के लिए सीधे खास तौर पर बनी स्पेशल कोर्ट्स में जाता है। और कोशिश ये रहती है कि 2 महीने के अंदर अंदर फैसला सुना दिया जाए। अब इस पूरे सिस्टम को हकीकत में चलाने की जिम्मेदारी दी गई है राज्य सरकारों को। उन्हीं को स्पेशल कोर्ट्स बनाने हैं, उन्हीं को अनुभवी सरकारी वकील नियुक्त करने हैं और सबसे ज्यादा जरूरी, पीड़ितों और गवाहों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है।
अब जाहिर सी बात है, जब कोई कानून इतना शक्तिशाली होगा तो उस पर बहस भी होगी, विवाद भी होंगे, और SC/ST एक्ट भी इसका कोई अपवाद नहीं है। ये पुरानी कहावत है कि कानून एक हथियार की तरह होता है और इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि इसे चलाने वाले हाथ कैसे हैं। ये बात इस एक्ट पर चल रही बहस को एकदम सटीक तरीके से बयान करती है। मतलब कानून बनाने का इरादा क्या था और जमीन पे असल में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो इस पर बहस के दो पहलू हैं। एक तरफ ये तर्क दिया जाता है कि ये कानून कमजोर समुदायों को सदियों से चले आ रहे भेदभाव और हिंसा से बचाने के लिए एक बहुत जरूरी कानूनी ढाल है। वहीं दूसरी तरफ ये चिंता भी अक्सर जताई जाती है कि कहीं इसके कड़े प्रावधानों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। तो हमने इसका इतिहास देखा, इसके प्रावधान देखे और इस पर होने वाले विवाद को भी समझा। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि इस एक्ट की वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, ये एक्ट सिर्फ भेदभाव नहीं बल्कि खास अत्याचारों को परिभाषित करता है। दूसरी, इसने न्याय के लिए एक बिल्कुल अलग, एक फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाया है जिसमें स्पेशल कोर्ट्स होती हैं। तीसरी, ये सबूत के बोझ को कुछ मामलों में उलट देता है। और चौथी, इसमें आरोपी के लिए अग्रिम जमानत पर साफ साफ रोक है। ये सब मिलकर इसे भारत में सामाजिक न्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण बनाते हैं। और आखिर में ये एक्ट हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। कानून न्याय के लिए एक ढांचा तो दे सकता है, सजा भी दे सकता है, लेकिन समाज के मानसिकता को असल में क्या चीज बदलती है, ये वो काम है जो शायद कानून के दायरे से भी बड़ा है और लगातार जारी है। कभी सोचा है कि कोई हादसा इतना भयानक हो सकता है कि वो एक पूरे देश को अपने सबसे जरूरी कानून बदलने पर मजबूर कर दे? आज हम एक ऐसे ही कानून की कहानी में उतर रहे हैं जिसकी जड़ें भारत की सबसे काली रातों में से एक में हैं। अक्सर बड़े बदलाव सोची समझी योजनाओं का नतीजा नहीं होते, वो एक तबाही के बाद आते हैं। तो सवाल ये है कि कानून में इतनी ताकत आ कहां से जाती है कि वो बड़ी बड़ी ताकतों को भी जवाबदेह बना सके। तो ये कहानी है एक वादे की, एक हादसे की और उस हादसे से जन्मे एक बहुत ही ताकतवर कानूनी कवच की। इस कानून की असली ताकत को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक ऐसे वक्त में जब ये कानून था ही नहीं। आखिर तब माहौल कैसा था? दुनिया के सामने एक वादा किया गया था, और हाँ, भारत भी इस वादे का हिस्सा था। एक उम्मीद जगी थी कि भाई अब पर्यावरण को लेकर कुछ ठोस होगा, पर एक्शन बहुत धीमा था और जो कानून थे भी उनका दायरा मतलब बहुत ही छोटा था। और फिर वो रात आई, वो रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। भोपाल गैस त्रासदी, एक ऐसा हादसा जिसने हमारे कानूनी सिस्टम की सारी पोल खोल दी। जब वो जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई और हजारों जानें चली गईं, तो ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि हमारे मौजूदा कानून लोगों को बचाने के लिए बिल्कुल नाकाफी थे। इस हादसे के बाद पूरे देश में एक गुस्सा था, एक बेचैनी थी। सरकार पे जबरदस्त प्रेशर था कि कुछ किया जाए और तुरंत किया जाए। और इसी दबाव से एक नए, एक बहुत बड़े और एक बहुत शक्तिशाली कानून की जरूरत सामने आई। और बस इसी के जवाब में 1986 में जन्म हुआ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का। अब देखिए, सुनने में ये काफी छोटा लगता है ना? सिर्फ 4 चैप्टर, 26 सेक्शन, लेकिन इसका असर पूरे भारत पर होना था। अब इस कानून की जो सबसे गजब की बात है ना, वो इसकी परिभाषा में है। इसने पर्यावरण का मतलब सिर्फ हवा, पानी, जमीन तक नहीं रखा। नहीं, इसने इंसान, जानवर, पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन सबके बीच के रिश्ते को, मतलब हर चीज को इसमें शामिल कर लिया। और पता है, इसी वजह से इसे अम्ब्रेला लॉ कहते हैं। मतलब एक ऐसा छाता जो पर्यावरण से जुड़ी हर एक चीज को, हर एक खतरे को अपने नीचे कवर कर ले। ये किसी एक मुद्दे के लिए नहीं था, ये एक पूरा सुरक्षा कवच था। ठीक है, कवच तो बन गया, लेकिन बिना ताकत के कवच किस काम का? तो असली सवाल ये है कि इस कानून ने सरकार के हाथ में कौन कौन सी शक्तियां दी। तो इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ही जबरदस्त पावर्स दी। मतलब वो कहीं भी जाकर इंस्पेक्शन कर सकते थे, हवा, पानी, मिट्टी के सैंपल ले सकते थे, टेस्टिंग के लिए अपनी लैब बना सकते थे, और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंडस्ट्री को जो प्रदूषण फैला रही हो उसे सीधे सीधे बंद करने का ऑर्डर दे सकते थे। और हाँ, ये भी पक्का किया गया कि मामले जल्दी सुलझें। इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बना जिसे हम NGT या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं। मतलब अब पर्यावरण से जुड़े केस नॉर्मल कोर्ट की लंबी लंबी तारीखों में नहीं अटकेंगे। तो सरकार के पास पावर्स तो आ गई, लेकिन अगर कोई ये कानून तोड़े तो उसका क्या होगा?
बस यहीं पर ये कानून असली शक्ति दिखाता है। अगर कोई पहली बार भी इस कानून को तोड़ता है तो उसे सीधे 5 साल तक की जेल हो सकती है। ये कोई छोटी मोटी वार्निंग नहीं थी, ये बहुत सीरियस था। और सिर्फ जेल ही नहीं, साथ में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता था, या फिर कुछ केसेस में जेल और जुर्माना दोनों एक साथ। लेकिन कानून की असली पकड़ यहां आती है। अगर कोई दोषी साबित हो गया और फिर भी प्रदूषण करना बंद नहीं किया, तो हर दिन का, जी हां, हर दिन का 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा फाइन लगता रहेगा। मतलब अब कानून को नजरअंदाज करना बहुत बहुत महंगा पड़ने वाला था। और सोचिए, अगर कोई इतना ढीठ है कि 1 साल से भी ज्यादा हो गया और वो बाज नहीं आ रहा, तो जेल की सजा बढ़कर 7 साल तक हो सकती थी। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ अब नहीं चलेगा। तो ये तो साफ है कि ये कानून अपने वक्त के हिसाब से काफी सख्त था। पर सवाल ये है कि आज इतने साल बाद इसकी क्या अहमियत है, इसकी विरासत क्या है? देखिए, इसकी असली विरासत ये है कि ये एक तरह से एक नींव का पत्थर है। इसी कानून को बेस बनाकर आगे चलकर बहुत सारे दूसरे नियम बनाए गए, जैसे खतरनाक कचरे को कैसे मैनेज करना है या फिर नॉइज पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। और हाँ, इसी कानून ने पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल की नींव रखी। मतलब सीधी सी बात है, जो गंदगी फैलाएगा, सफाई का खर्चा भी वही उठाएगा। ये लाइन इस कानून को बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। ये एक्ट आज भी भारत के एनवायरमेंटल रूल्स की रीढ़ की हड्डी है। देश में पर्यावरण को लेकर जो भी बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी कानून से जुड़ी होती हैं। तो भोपाल की उस भयानक रात से जन्मे इस कानून ने हमें उस दौर की चुनौतियों से तो बचाया, पर आज जब हमारे सामने क्लाइमेट चेंज, माइक्रोप्लास्टिक जैसे नए और कहीं ज्यादा बड़े खतरे हैं, तो सवाल ये है कि क्या अतीत का ये कवच हमें भविष्य के इन खतरों से बचाने के लिए काफी है? नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे जबरदस्त कानून की जो हर आम नागरिक को सरकार से सीधे सवाल पूछने का हक देता है। जी हाँ, ये है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। एक ऐसा कानून जिसमें सरकारी फाइलों के राज हम सबके सामने लाने की ताकत है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक अकेला कानून खरबों के घोटालों का पर्दाफाश कर सके और बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों को जवाबदेह बना सके। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये हकीकत है सूचना के अधिकार यानी आरटीआई की। इस कानून का सार बस इतना सा है, एक आम आदमी की असाधारण शक्ति। ये हर भारतीय को सरकार से सीधे सवाल पूछने का हक देता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये शक्ति काम कैसे करती है और इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? तो चलिए, इसकी जरूरत समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब एक के बाद एक बड़े बड़े घोटाले देश की नींव हिला रहे थे और सारी की सारी जानकारी सरकारी फाइलों में कैद थी। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है 2G घोटाले का। ये भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक था। इसने पूरे टेलीकॉम सेक्टर को, आप कह सकते हैं, हिलाकर रख दिया था। इस घोटाले से देश को पता है कितना नुकसान हुआ? अनुमान था करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का। और इस विशाल घोटाले की एक एक परत खोलने में आरटीआई आवेदनों ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद सामने आया कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। दिल्ली में हुए इन खेलों का मकसद तो भारत का गौरव बढ़ाना था, लेकिन ये आयोजन भ्रष्टाचार के आरोपों से पूरी तरह घिर गया। अंदाजा लगाया गया कि इस आयोजन में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था। और मजे की बात यह है कि इस मामले में भी आम नागरिकों की आरटीआई ने ही कई चौंकाने वाले तथ्य दुनिया के सामने रखे। और फिर एक और बड़ा केस, आदर्श हाउसिंग घोटाला। ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि ये सत्ता के खुलेआम दुरुपयोग का एक बड़ा उदाहरण था। इस घोटाले का असर इतना गहरा था कि महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री तक को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। और इन सब में सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इन सभी बड़े बड़े मामलों का पर्दाफाश किसी बड़ी जांच एजेंसी ने नहीं किया, बल्कि आम लोगों ने सिर्फ एक आरटीआई आवेदन का इस्तेमाल करके किया। तो आखिर ये शक्तिशाली कानून काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए चलिए इसे एक फिल्म की तरह देखते हैं, जिसके अपने अपने किरदार हैं और उनकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। तो चलिए मिलते हैं इन किरदारों से। देखिए, इस फिल्म का हीरो है नागरिक, यानी हर आम भारतीय। जानकारी देने वाला गेटकीपर है लोक सूचना अधिकारी, जिसे हम पीआईओ कहते हैं। ये सब जिस स्टेज पर होता है वो है सरकारी विभाग।
और अगर कोई विवाद हो जाए तो अंतिम फैसला सुनाने वाला डायरेक्टर है सूचना आयोग। तो सबसे पहले हीरो की बात करते हैं। इस कहानी का हीरो हर भारतीय नागरिक है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सिर्फ भारत के नागरिक ही इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही है जो सवाल पूछते हैं और पूरी व्यवस्था को जवाबदेह बनाते हैं। अब आते हैं पीआईओ पर। हर सरकारी विभाग में एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ नियुक्त होता है। ये वही अधिकारी है जिसके पास आरटीआई की अर्जी सीधे पहुंचती है और जिसकी जिम्मेदारी है कि वो तय समय के अंदर जानकारी मुहैया कराए। और सोचिए, अगर किसी को जानकारी ना मिले या फिर गलत जानकारी मिले तो वो जा सकते हैं सूचना आयोग के पास। ये इस पूरी प्रक्रिया में न्याय के लिए सबसे ऊंची संस्था है और ये केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर काम करती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, एक आम नागरिक इस महाशक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? अच्छी बात यह है कि इसकी प्रक्रिया बहुत ही सीधी और सरल है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 4 आसान स्टेप्स में बंटी हुई है। सबसे पहले नागरिक एक लिखित आवेदन पीआईओ को देता है। अब मान लीजिए पीआईओ के जवाब से तसल्ली नहीं हुई तो सिस्टम में ही चेक एंड बैलेंस का इंतजाम है। आप उसी विभाग के एक सीनियर अधिकारी के पास पहली अपील कर सकते हैं और अगर वहां भी बात न बने तो आखिरी और सबसे शक्तिशाली दरवाजा है सूचना आयोग का, जो कि एक आजाद संस्था है। एक बात और, इस कानून में समय सीमा बहुत अहम है ताकि जानकारी हमेशा के लिए अटकी न रह जाए। सामान्य मामलों में जवाब 30 दिनों के अंदर मिलना ही चाहिए, लेकिन इस कानून की गंभीरता देखिए। अगर मामला किसी की जान या आज़ादी से जुड़ा है तो जवाब सिर्फ 48 घंटों में देना जरूरी है। इससे इस कानून की प्राथमिकता एकदम साफ हो जाती है। अब एक और जरूरी बात, बहुत से लोगों को लगता है कि आरटीआई का मतलब सिर्फ कागजात हासिल करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके तहत किसी को भी सरकारी काम का मुआयना करने, दस्तावेजों से नोट्स बनाने, मटेरियल के सर्टिफाइड सैंपल लेने और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी जानकारी पाने का पूरा अधिकार है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर शक्ति की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। आरटीआई के साथ भी ऐसा ही है। कानून में कुछ खास तरह की जानकारी और कुछ संगठनों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, और ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर 2 तरह की छूट को समझना बहुत जरूरी है। एक है धारा 8, ये कुछ खास तरह की जानकारी को बताने से रोकती है, जैसे देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई बात। वहीं दूसरी है धारा 24, जो कुछ पूरे के पूरे संगठनों को ही इस कानून के दायरे से बाहर कर देती है। इन छूट वाले संगठनों में देश की बड़ी बड़ी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, रॉ, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और बीएसएफ। इन संगठनों से आमतौर पर आरटीआई के तहत जानकारी नहीं मांगी जा सकती। हाँ, एक अपवाद है, जब तक कि मामला भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों के उल्लंघन का ना हो। तो सवाल उठता है कि इन सीमाओं के बावजूद ये कानून आज भी हमारे लोकतंत्र का एक इतना मजबूत स्तंभ क्यों बना हुआ है? क्योंकि इसका असर बहुत गहरा और स्थायी रहा है। तो कुल मिलाके हमने क्या समझा? आरटीआई सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र का एक सुरक्षा कवच है। ये आम आदमी को वो ताकत देता है जिससे सरकारें पर्दे के पीछे नहीं बल्कि जनता के सामने आकर जवाब देती हैं। और हाँ, इसकी कुछ सीमाएं जरूर है, पर इसने ये साबित कर दिया है कि जब जानकारी जनता के हाथ में होती है तो सत्ता का पूरा संतुलन ही बदल जाता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, अगर सूचना ही असली शक्ति है तो वो एक सवाल क्या होगा जो इस व्यवस्था को बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। एक वक्त था जब भारत के जंगलों में बाघ की दहाड़ धीरे धीरे खामोश हो रही थी और चीता तो हमेशा के लिए गायब ही हो गया था। लेकिन फिर एक ऐसा कानून आया जिसने सब कुछ बदलने की कोशिश की। आज हम उसी ऐतिहासिक कानून वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की कहानी को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, ये सवाल सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये असल में उस ताकत को दिखाता है जो 1972 के इस कानून के बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये कानून आखिर कैसे एक जानवर को सिर्फ दीवार पर सजी ट्रॉफी बनने से बचाने की ताकत रखता है। देखिए, 1972 से पहले भारत के वन्य जीवन की हालत बहुत खराब थी। एक असली संकट का दौर था वो। एशियाई चीता तो हम हमेशा के लिए खो ही चुके थे और टाइगर की आबादी भी खतरनाक लेवल पर पहुंच गई थी। उस वक्त के जो कानून थे वो इन कीमती जीवों को बचाने के लिए सच कहें तो बिल्कुल नाकाफी थे। एक बड़े बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो प्रॉब्लम एकदम साफ थी,
गैर कानूनी शिकार और जानवरों के अंगों का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा था और उस पर कोई ठोस रोक-टोक नहीं थी। हमें एक मजबूत, पूरे देश में लागू होने वाले कानून की सख्त जरूरत थी। और फिर इसी संकट के जवाब में आया 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये सिर्फ एक और नियम नहीं था, नहीं, ये भारत के कंजर्वेशन के इतिहास में एक गेम चेंजर था, एक टर्निंग पॉइंट। आइए देखते हैं कैसे। ये सिर्फ एक साधारण कानून नहीं था, इसे हमारे संविधान से भी ताकत मिली। मतलब 42वें संशोधन के बाद ये सिर्फ सरकार का काम नहीं रहा, बल्कि हम सब नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी बन गई कि हम अपने जंगलों और वन्य जीवों को बचाएं। तो इस कानून का सबसे बुरा मकसद क्या था? एकदम सीधा और साफ, हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देना और उनके गैर कानूनी शिकार और ट्रेड पर पूरी तरह से लगाम लगाना। अब हम इस कानून के उस हिस्से पर आते हैं जो इसे असली ताकत देता है, इसकी अनुसूचियां, या जिन्हें हम शेड्यूल्स कहते हैं। ये सिर्फ कुछ लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक तरह का अदृश्य किला है जो ये तय करता है कि किस जानवर को कितनी प्रोटेक्शन मिलेगी। सीधे शब्दों में कहें तो ये शेड्यूल्स एक तरह का रैंकिंग सिस्टम है जो जानवरों और यहां तक के पौधों को भी उनकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग लेवल की सुरक्षा देते हैं। तो देखिए, जब ये कानून बना तो इसमें कुल 6 शेड्यूल्स थे। शेड्यूल 1 और 2 सबसे ज़रूरी थे, वीआईपी प्रोटेक्शन लेवल। इसमें टाइगर और हाथी जैसे जानवर थे। शेड्यूल 3 और 4 में भी प्रोटेक्टेड जानवर थे, पर सज़ा थोड़ी कम थी। शेड्यूल 5 थोड़ा अलग था, इसमें कुछ जानवरों को वर्मिन यानी नुकसानदेह घोषित किया जा सकता था। और हाँ, शेड्यूल 6 खास तौर पर कुछ दुर्लभ पौधों को बचाने के लिए था। चलिए शेड्यूल आई को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आप इसे जानवरों की वीआईपी लिस्ट समझ सकते हैं। इसमें टाइगर, एलिफेंट, ब्लैक बक जैसे जीव शामिल हैं। अगर कोई इनका शिकार करता है तो उसे 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। मशहूर ब्लैक बक केस इसका एक बहुत बड़ा रियल लाइफ उदाहरण है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, जब ये कानून शिकार या हंटिंग शब्द का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब सिर्फ जानवर को मारना नहीं है। किसी जानवर को पकड़ना, जाल में फंसाना या यहाँ तक कि उसके घोंसले या अंडों को नुकसान पहुँचाना भी एक गंभीर अपराध माना जाता है। ठीक है, तो कागज पर तो ये कानून बहुत दमदार लग रहा है, पर सवाल ये है कि इसे असल में जमीन पर लागू कौन करता है। चलिए अब उस मशीनरी को समझते हैं जो इस कानून को एक्शन में लाती है। तो देखिए, एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। टॉप पर, नेशनल लेवल पर पॉलिसी बनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड है। फिर राज्यों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट बोर्ड्स हैं और जमीनी स्तर पर एक्शन लेने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और दूसरे अधिकारी हैं। मतलब ऊपर से नीचे तक हर लेवल पर किसी ना किसी की जिम्मेदारी तय की गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस एक्ट के तहत कुछ बहुत ही पावरफुल और स्पेशलाइज्ड संस्थाएं भी बनाई गईं, जैसे कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए, जिसका पूरा फोकस हमारे टाइगर्स को बचाने पर है, और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो गैर कानूनी व्यापार पर नकेल कसने का काम करता है। अब देखिए, कोई भी कानून हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं होता। वक्त के साथ समाज की ज़रूरतें बदलती हैं और कानून को भी बदलना पड़ता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी इसका कोई अपवाद नहीं है। तो आइए इसके विकास और इससे जुड़ी कुछ बड़ी बहसों पर नज़र डालते हैं। और एक सबसे बड़ी बहस हमेशा से वर्मिन को लेकर रही है। मतलब ये कौन तय करेगा कि कोई जानवर इतना नुकसानदेह हो गया है कि उसे मारा जा सकता है। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। पहले क्या होता था कि राज्यों के पास ये पावर थी और कभी-कभी इसका गलत इस्तेमाल होने की भी आशंका रहती थी। लेकिन 1991 के बाद एक बड़ा बदलाव किया गया। ये पावर केंद्र सरकार को दे दी गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये फैसला किसी स्थानीय दबाव में नहीं, बल्कि पूरी तरह से संरक्षण के नजरिए से लिया जाए। और अब बात करते हैं सबसे हालिया और शायद पिछले 50 सालों में हुए सबसे बड़े बदलाव की, जो साल 2022 में इस कानून में किया गया। तो क्या बदला? सबसे पहले शेड्यूल्स को और सिंपल बनाया गया। 6 की जगह अब सिर्फ 4 शेड्यूल्स हैं। जो विवादित वर्मिन वाली लिस्ट थी उसे पूरी तरह हटा दिया गया है। और सबसे जरूरी बात, साइट्स में शामिल प्रजातियों के लिए एक नई अनुसूची जोड़ी गई ताकि भारत इंटरनेशनल कंजर्वेशन के नियमों का और बेहतर तरीके से पालन कर सके। और ये बदलाव सिर्फ कागजी नहीं है, कानून को और सख्त बनाया गया है। शेड्यूल 1 के जानवरों से जुड़े गंभीर अपराधों के लिए जुर्माना सीधा 4 गुना बढ़ा दिया गया है। पहले जो 25,000 रुपये तक था वो अब 1 लाख रुपये तक हो गया है। ये शिकारियों के लिए एक बहुत साफ और कड़ा संदेश है। तो 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं।
सवाल ये है कि आज भी ये कानून हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? इसकी विरासत, इसकी लेगेसी क्या है? देखिए, इसका असर सिर्फ एक कानूनी ढांचे तक सीमित नहीं है। इसने एक पूरा कंजर्वेशन इकोसिस्टम तैयार किया है। इसने न सिर्फ कई प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया, बल्कि एनटीसीए जैसी शक्तिशाली संस्थाएं भी बनाईं, जो आज भी हमारे वन्य जीवों की रक्षा में दिन रात लगी हुई हैं। तो अगर हमें कुछ ज़रूरी बातें याद रखनी हैं, तो वो ये हैं। इस एक्ट ने भारत को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एक चट्टान जैसी मजबूत कानूनी नींव दी। इसका शेड्यूल सिस्टम इसका सबसे पावरफुल टूल है। इसने एनटीसीए जैसी जरूरी संस्थाएं बनाई और यह वक्त के साथ बेहतर होता जा रहा है। सबसे बढ़कर इसने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को एक नेशनल प्रायोरिटी बना दिया। आखिर में ये एक्ट उन बेजुबानों के लिए एक शील्ड, एक ढाल तो है जो खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि कोई भी कानून उतना ही मजबूत होता है जितनी उसे बनाए रखने की हमारी और आपकी सामूहिक इच्छा शक्ति। हमारे वन्यजीवों का भविष्य आखिर में हम सब पर ही निर्भर करता है। घर, ये शब्द सुनते ही मन में एक सुरक्षा का एहसास होता है ना? पर क्या हो अगर यही घर, यही चारदीवारी आपके लिए महफूज ना हो? आज हम भारत के एक ऐसे ही कानून के बारे में बात करने जा रहे हैं जो घर के अंदर की एक छिपी हुई कड़वी सच्चाई से लड़ने के लिए बनाया गया था। हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की, एक कानूनी ढाल की। सोचिए, क्या होता है जब घर, जिसे हमारी सबसे सुरक्षित पनाहगाह होना चाहिए, वही एक जंग का मैदान बन जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हमारे देश में लाखों लोग करते हैं, और इसी चुप्पी को तोड़ने के लिए, इसी सवाल का जवाब देने के लिए इस कानून को लाया गया था। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? पहले समझेंगे कि ये कानून क्या है, फिर जानेंगे कि घरेलू हिंसा का मतलब असल में है क्या। इसके बाद हम उस सिस्टम को देखेंगे जो मदद के लिए बनाया गया है, मदद कैसे मिलती है, सजा और राहत के क्या प्रावधान हैं, और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये कानून आज भी इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कानून की बुनियाद की। आखिर ये बना कैसे और कब ये वजूद में आया? आइए इसका पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं। इस कानून का पूरा नाम है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। नाम से ही इसका मकसद एकदम साफ है, उन महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देना जो अपने ही परिवार के अंदर किसी भी तरह की हिंसा का सामना कर रही हैं। देखिए, ये पहली बार था जब कानून ने घर की दहलीज के अंदर होने वाली हिंसा को एक अलग और गंभीर मुद्दे के तौर पर देखा। अब इसके सफ़र में 2 तारीखें बहुत अहम हैं। 13 सितंबर 2005, ये वो दिन था जब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, और फिर 26 अक्टूबर 2006 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि इसी दिन से घर के अंदर की हिंसा के खिलाफ एक नए दौर की शुरुआत हुई। अच्छा, इस कानून को समझना ना बहुत आसान है, क्योंकि इसकी बनावट बड़ी लॉजिकल है। इसे 5 चैप्टर और 37 सेक्शन में बांटा गया है। आप इसे एक गाइड बुक की तरह सोच सकते हैं। देखिए, चैप्टर 2 पहले बताता है कि प्रॉब्लम क्या है, यानी घरेलू हिंसा की परिभाषा। फिर चैप्टर 3 बताता है कि मदद कौन करेगा, मतलब अधिकारियों की शक्तियां क्या हैं। और फिर चैप्टर 4 बताता है कि मदद मिलेगी कैसे, यानी राहत के आदेश। ये जो स्ट्रक्चर है ना, यही इस कानून को इतना असरदार बनाता है। चलिए, अब आते हैं इस कानून के दिल पर, यानी इसकी धारा 3 पर। घरेलू हिंसा आखिर है क्या? इस सेक्शन ने इस शब्द को एक ऐसी परिभाषा दी जिसने भारत में हिंसा को लेकर हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले आता है शारीरिक शोषण। ये तो हम सब समझते हैं, कोई भी ऐसा काम जिससे शरीर को चोट पहुंचे, दर्द हो या जान को खतरा हो, जैसे थप्पड़ मारना, धक्का देना या किसी भी तरह की मारपीट, ये सब इसके दायरे में आता है। लेकिन इस कानून की असली ताकत ये है कि ये उन जख्मों को भी पहचानता है जो दिखते नहीं हैं, यानी मौखिक और भावनात्मक शोषण। किसी की बेइज्जती करना, उसे गंदे नामों से बुलाना, उसके चरित्र पर सवाल उठाना या लगातार ताने मारकर उसे मानसिक तौर पर परेशान करना, ये सब भी इस कानून की नज़र में घरेलू हिंसा है। और फिर आता है आर्थिक शोषण। ये कंट्रोल करने का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। किसी को उसकी ज़रूरत के पैसे ना देना, उसे अपनी संपत्ति इस्तेमाल करने से रोकना या उसकी नौकरी छुड़वा देना, ये सब किसी को बेबस बनाने के तरीके हैं, और ये कानून इसे भी हिंसा ही मानता है। तो मतलब साफ है, इस कानून ने यह साबित कर दिया कि हिंसा सिर्फ वो नहीं है जिसके निशान दिखते हैं। जो जख्म दिखाई नहीं देते, जो भावनात्मक हैं, जो आर्थिक हैं, वो भी उतने ही गंभीर हैं।
लेकिन हाँ, एक बात जानना यहाँ जरूरी है कि कानून बहुत सटीक होता है। इस एक्ट ने शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण को तो अपनी परिभाषा में शामिल किया, लेकिन सामाजिक शोषण जैसे शब्द को शामिल नहीं किया। ये एक जरूरी कानूनी फर्क है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, हमने समस्या को तो समझ लिया। अब सवाल ये है कि जब ऐसा कुछ होता है तो मदद के लिए कहाँ जाया जाए? मदद करेगा कौन? ये कानून सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, बल्कि उसके समाधान के लिए एक पूरा सिस्टम भी तैयार करता है। इस सिस्टम में ना 3 मुख्य किरदार हैं। पहले हैं संरक्षण अधिकारी, जो पीड़ित और कोर्ट के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। दूसरे हैं सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कोई एनजीओ, जो रहने की जगह या सलाह जैसी फौरी मदद देते हैं। और तीसरे और सबसे शक्तिशाली हैं मजिस्ट्रेट, जिनके पास सुरक्षा के आदेश जारी करने का अधिकार होता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, कोई पीड़ित इस सिस्टम का इस्तेमाल करके न्याय तक पहुंचता कैसे है? मतलब इसका रास्ता क्या है? चलिए जानते हैं। धारा 12 ये पक्का करती है कि न्याय में देरी ना हो। प्रोसेस सीधा है। पीड़ित या उनकी तरफ से कोई भी मजिस्ट्रेट के पास एक अर्जी देता है। कानून कहता है कि पहली सुनवाई 3 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए, और तो और पूरे मामले को 60 दिनों में निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। ये तेजी इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे मामलों में हर एक दिन कीमती होता है। और मान लीजिए अगर कोई मजिस्ट्रेट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो भी न्याय का रास्ता बंद नहीं होता। धारा 29 के तहत ऑर्डर मिलने के 30 दिनों के अंदर ऊपरी अदालत यानी सेशंस कोर्ट में अपील की जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं न्याय के 2 सबसे अहम पहलुओं की। एक तरफ पीड़ित को मिलने वाली राहत और दूसरी तरफ दोषी को मिलने वाली सजा। मजिस्ट्रेट के पास पीड़ित को फौरन सुरक्षा देने के लिए कई तरह के अधिकार हैं। वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि दोषी पीड़ित के आसपास भी नहीं आ सकता। वो रेजिडेंस ऑर्डर दे सकते हैं, यानी पीड़ित को उसी घर में सुरक्षित रहने का अधिकार मिल जाता है। इसके अलावा आर्थिक मदद, बच्चों की कस्टडी और यहां तक कि मुआवजे का आदेश भी दिया जा सकता है। अब इस कानून की एक बहुत ही खास और ताकतवर बात सुनिए। ये कानून जवाबदेही को बहुत गंभीरता से लेता है। धारा 31 के तहत अगर दोषी सुरक्षा ऑर्डर को तोड़ता है तो उसे 1 साल तक की जेल और 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन कानून यही नहीं रुकता। धारा 33 के तहत अगर कोई संरक्षण अधिकारी, जिसकी जिम्मेदारी पीड़ित की मदद करना है, अपना काम ठीक से नहीं करता, तो उसके लिए भी ठीक यही सजा है, 1 साल जेल और 20,000 जुर्माना। ये पक्का करता है कि सिस्टम में कोई अपनी जिम्मेदारी से भाग ना सके। तो अब तक हमने इस कानून के अलग अलग हिस्सों को समझ लिया है। अब आखिर में इन सब को जोड़कर देखते हैं कि भारतीय समाज के लिए इस कानून का इतना गहरा मतलब क्यों है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या याद रखना चाहिए? पहली बात, इसने हिंसा की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसमें भावनात्मक और आर्थिक शोषण भी शामिल है। दूसरी, इसने पीड़ितों के लिए एक पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाया। तीसरी, न्याय के लिए एक तेज और साफ रास्ता दिया। और सबसे जरूरी बात, इसने न सिर्फ दोषियों को बल्कि सिस्टम का हिस्सा बने अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाया। साथ ही ये अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है, जो इसकी गंभीरता को दिखाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 यकीनन एक कानूनी ढाल तो है, लेकिन ये हमें एक ज्यादा गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। अगर एक कानून सुरक्षा की ढाल बना सकता है, तो एक समाज के तौर पर हमें सम्मान का माहौल बनाने के लिए क्या करना होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि शादी में दिया जाने वाला एक पारंपरिक तोहफा किसी को जेल भिजवा दे? आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की पड़ताल कर रहे हैं। ये एक ऐसा कानून है जो ठीक इसी सवाल से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये सवाल भारत की एक बहुत ही गहरी सामाजिक समस्या की जड़ में है, और इसी से निपटने के लिए 1961 में सरकार ये कानून लेकर आई। पर सवाल ये है कि क्या ये कामयाब हो पाया? देखिए, जो चीज़ कभी एक परिवार की तरफ से अपनी बेटी को एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए प्यार और सहारे का प्रतीक हुआ करती थी, वो धीरे धीरे बिल्कुल बदल गई। परंपरा कब लेन देन में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला, और फिर महंगे तोहफे देने का जो दबाव था वो कई परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गया। और यहीं पर कानून एक बहुत साफ लकीर खींचता है। दहेज की जो कानूनी परिभाषा है ना, वो सिर्फ एक शब्द पर टिकी है, मांग, यानी डिमांड। मतलब अगर कोई मांग नहीं है तो एक तोहफा सिर्फ एक तोहफा है, लेकिन जैसे ही इसमें मांग जुड़ जाती है वो एक अपराध बन जाता है। कानून इस फर्क को बहुत साफ तौर पर बताता है।
एक तरफ है अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से दिया गया तोहफा, जो शुभकामनाओं का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है मांग के दबाव में किया गया एक सौदा। तो एक तरफ परंपरा और दूसरी तरफ अपराध। तो फिर सवाल ये उठता है कि कानून इस फर्क को लागू कैसे करता है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस दहेज प्रथा को रोकने के लिए आखिर क्या-क्या सजाएं तय की गई हैं। अच्छा, अब एक्ट की धारा 3 में एक बहुत ही कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात है। कानून की नज़र में इस लेन देन में शामिल दोनों ही पक्ष, यानी देने वाला भी और लेने वाला भी, सजा के हकदार हैं। कानून जो है वो दहेज की मांग और उसके लेन देन दोनों को अलग अलग गंभीरता से देखता है। जहां सिर्फ दहेज मांगने पर 2 साल तक की जेल हो सकती है, वहीं इसके लेन देन में शामिल होना कहीं ज्यादा गंभीर अपराध माना जाता है, जिसमें कम से कम 5 साल की सजा है। तो कानून का संदेश बिल्कुल साफ है, इस प्रथा को हर लेवल पर रोकना है। जरा एक पल के लिए सोचिए, किसी अखबार या वेबसाइट पर ऐसा कोई विज्ञापन दिखे। सुनने में तो ये एक अविश्वसनीय रूप से शानदार ऑफर लगता है ना, किसी होने वाले दूल्हे के लिए तो जैसे एक सुनहरा मौका ही हो। लेकिन कानून की नज़र में ये एक जुर्म है। धारा 4A का मकसद ही यही है कि शादी को एक व्यापार बनने से रोका जाए। कानून ये बिल्कुल साफ कर देता है कि शादी कोई कमर्शियल डील नहीं हो सकती। तो ये कानून असल में लागू कैसे होता है, और जब कोई शिकायत दर्ज कराता है तो फिर होता क्या है? तो कानून दहेज के मामलों को कितनी गंभीरता से लेता है? इसका जवाब है बहुत ज्यादा। इन अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती माना जाता है। आसान भाषा में इसका मतलब समझें तो ये है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और जमानत मिलना कोई पक्का अधिकार नहीं होता। यानी कानून ने पुलिस को कार्रवाई करने की बहुत बड़ी ताकत दी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई दहेज देने का वादा करके बाद में मुकर जाए तो दूसरा पक्ष उसे अदालत में नहीं घसीट सकता। ऐसा कोई भी समझौता, कोई भी अग्रीमेंट शुरुआत से ही अवैध और अमान्य माना जाता है। ये अपने आप में एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करता है कि अगर गैर कानूनी तरीके से लेन देन हो भी गया तो संपत्ति या पैसे का कानूनी मालिक आखिर है कौन? तो यहाँ पर धारा 6 एक बहुत ज़रूरी प्रावधान बन जाता है। ये मानता है कि उस संपत्ति पर कानूनी हक सिर्फ और सिर्फ महिला का ही है। कानून ये सुनिश्चित करता है कि वो या उसके वारिस ही उसके कानूनी मालिक हों। ये एक तरह से आर्थिक सुरक्षा देने की कोशिश है। अब ये समझने के लिए कि ये कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हमें इसके बनने की कहानी को देखना होगा। इस कानून को पास करने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब 1950 के दशक में कई राज्यों के कानून नाकाम हो गए और 1959 में एक राष्ट्रीय बिल भी पास नहीं हो पाया, तब संसद को एक अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा। भारत के इतिहास में पहली बार दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र यानी जॉइंट सेशन बुलाया गया ताकि इस ऐतिहासिक कानून को पास किया जा सके। ये अपने आप में दिखाता है कि उस वक्त ये मुद्दा कितना गंभीर और जरूरी समझा गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरा कानूनी ढांचा सिर्फ 10 धाराओं में समेटा गया है, जो इसे एक छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली कानून बनाता है। तो इस पूरी पड़ताल से हमने क्या सीखा? 3 सबसे जरूरी बातें हैं जो याद रखने वाली हैं। पहली, सिर्फ मांग ही किसी तोहफे को अपराध बनाती है। दूसरी, दहेज देना और लेना दोनों ही गैरकानूनी है। और तीसरी, लेन देन में दी गई कोई भी संपत्ति कानूनी तौर पर महिला की होती है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। 60 साल से भी ज्यादा समय से ये कानून लागू है, इसके बावजूद दहेज आज भी एक बड़ी सामाजिक सच्चाई है। तो क्या सिर्फ एक कानून गहरे बसे सामाजिक रिवाजों को बदल सकता है, या फिर असली बदलाव के लिए किसी और चीज की जरूरत है? नमस्कार, आज हम एक ऐसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो सदियों पुरानी है, लेकिन जिसका असर आज भी लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। ये कहानी है भारत की जमीन की। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि हमारी अदालतें जमीन से जुड़े मुकदमों के इतने बड़े बोझ तले क्यों दबी हुई हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधा हमारे देश के इतिहास और आज की सच्चाई के बीचों बीच ले जाता है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 66%, मतलब देश में हर 3 सिविल केस में से 2 सिर्फ और सिर्फ जमीन के झगड़ों से जुड़े हैं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचिए, ये एक नेशनल क्राइसिस है। एक ऐसी समस्या जो हमारे जस्टिस सिस्टम को और अर्थव्यवस्था की रफ्तार को दोनों को धीमा कर रही है।
इस क्यों का जवाब आज में नहीं बल्कि हमारे अतीत में छुपा है। ये कहानी हमें उस दौर में वापस ले जाएगी जब पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही थी और नई, ज्यादा क्रूर व्यवस्थाएं बनाई जा रही थीं। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले मुगल साम्राज्य में राजा टोडरमल का लैंड रेवेन्यू सिस्टम काफी हद तक स्थिर था। जमीन का सर्वे होता था और उपज का लगभग 1/3 हिस्सा टैक्स के तौर पर लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, ये पूरी व्यवस्था बिखरने लगी। अब हुआ ये कि कमजोर होते साम्राज्य ने टैक्स वसूलने के लिए बोली लगानी शुरू कर दी। एजेंट्स, जो बाद में जमींदार कहलाए, उन्हें किसानों से ज्यादा लगान वसूलने के लिए पूरी छूट मिल गई और यहीं से अराजकता और शोषण का एक नया दौर शुरू हुआ। और फिर 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए दीवानी राइट्स, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। लेकिन दिक्कत ये थी कि अधिकार तो मिल गया, पर उनके पास इसे ठीक से चलाने का न तो कोई तजुर्बा था, न ही कोई सिस्टम। नतीजा, उन्होंने उसी अराजक और शोषक व्यवस्था को और भी बेरहमी से आगे बढ़ाया। इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। कंपनी के लालच और मिसमैनेजमेंट के चलते 1770 में बंगाल में एक जबरदस्त अकाल पड़ा, जिसमें कहते हैं कि लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई। इस तबाही ने एक बात साफ कर दी कि अब एक नई प्रॉपर सिस्टम की सख्त जरूरत है। इस पूरी उथल-पुथल के जवाब में अंग्रेजों ने एक स्थिर इनकम पक्की करने के लिए अपना सॉल्यूशन पेश किया। उन्होंने पूरे भारत में 3 अलग-अलग भू राजस्व सिस्टम बनाए, जिनका एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू निकालना। तो सबसे पहले आया जमींदारी सिस्टम, जिसे 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया। इसमें जमींदार को ही जमीन का मालिक बना दिया गया। उसे कुल वसूली का 10/11वां हिस्सा कंपनी को देना होता था और इसे सख्ती से लागू करने के लिए था सनसेट लॉ, जिसका मतलब था कि अगर तय तारीख को सूरज ढलने तक पैसा जमा नहीं हुआ तो जमींदार की जमीन नीलाम हो जाएगी। फिर आया रायतवाड़ी सिस्टम, जिसे थॉमस मुनरो ने शुरू किया। इसमें बिचौलियों को हटा दिया गया और किसान यानी रैयत सीधे सरकार को टैक्स देता था। सुनने में तो ये काफी सीधा साधा लगता है ना? लेकिन असल में यहाँ टैक्स की दरें इतनी ज्यादा थीं, कहीं-कहीं तो उपज का 60% तक, कि ये किसानों के लिए तबाही बन गया। और तीसरा था महालवाड़ी सिस्टम। इसे हॉल्ट मैकेंजी ने उत्तरी भारत में लागू किया। यहाँ टैक्स की जिम्मेदारी न तो किसी एक किसान की थी, न ही जमींदार की, बल्कि पूरे गांव यानी महाल की होती थी। सब मिलकर लगान चुकाते थे। तो ये तीनों सिस्टम्स एक ही लक्ष्य के लिए बने थे, लेकिन इनके तरीके एकदम अलग थे। जमींदारी में मालिक जमींदार था, रैयतवाड़ी में किसान और महालवाड़ी में पूरा गांव। हर सिस्टम ने भारत के अलग अलग हिस्सों में जमीन के साथ लोगों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अंग्रेजों के इन सिस्टम्स ने एक तरह का ऑर्डर तो ला दिया, लेकिन भारतीय किसानों को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये सॉल्यूशन अपने साथ नई और कहीं ज्यादा गहरी समस्याएं लेकर आया। जमींदारी सिस्टम ने एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म को जन्म दिया। मतलब जमींदार तो शहरों में ऐश से रहते थे और लगान वसूलने के लिए बिचौलियों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई थी। हर बिचौलिया अपना कट लेता और आखिर में जो असली मेहनत करने वाला किसान था, उसके पास उपज का 20% भी नहीं बचता था। ये शोषण की एक ऐसी चेन थी जिसमें सबसे नीचे वाला सिरा यानी किसान पूरी तरह पिस रहा था। इसका सबसे बुरा असर ये हुआ कि जमीन, जो कभी किसान की पहचान होती थी, उसकी माँ होती थी, अब सिर्फ एक बिकाऊ चीज बन के रह गई। किसान अपनी ही जमीन पर एक किराएदार बन गया, साहूकारों के कर्ज में डूब गया और खेतीबाड़ी पूरी तरह से ठप हो गई। और अब कहानी आगे बढ़ती है 1947 तक। आज़ाद भारत को विरासत में मिली ये टूटी फूटी और गहरी असमानता वाली व्यवस्था। अब लक्ष्य रेवेन्यू वसूलना नहीं बल्कि एक नए राष्ट्र का निर्माण करना था। और यहीं से सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अंग्रेजों का मकसद था सिर्फ पैसा निकालना, जबकि आज़ाद भारत का लक्ष्य था सामाजिक न्याय और बराबरी लाना। जमीन को अब सिर्फ रेवेन्यू का जरिया नहीं बल्कि देश बनाने का एक साधन माना गया। और इसी सोच के साथ शुरू हुई भूमि सुधारों की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी यात्रा। आज़ादी के बाद भारत ने इस कॉलोनियल ढांचे को तोड़ने के लिए कई बड़े और हिम्मत वाले कदम उठाए। सबसे पहले तो जमींदारों जैसे बिचौलियों को खत्म किया गया। फिर किसानों को उनकी जमीन पर अधिकार दिए गए ताकि उन्हें कोई यूं ही बेदखल न कर सके। और सबसे जरूरी लैंड सीलिंग
यानी भूमि की हदबंदी तय की गई ताकि जमीन कुछ ही अमीर लोगों के हाथों में न रह जाए। लेकिन इतने नेक इरादों के बावजूद भूमि सुधार का ये एजेंडा कानूनी दांवपेच, राजनीतिक विरोध और जमीनी हकीकत की चट्टानों से टकराकर पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। ये एक अधूरा काम ही रह गया। तो सवाल उठता है कि ये सुधार पूरी तरह से कामयाब क्यों नहीं हुए? इसकी कई वजहें थीं। एक तो कानूनों में ही ऐसी खामियां थीं जिनका लोगों ने खूब फायदा उठाया। फिर प्रॉपर्टी के अधिकार को लेकर कोर्ट में लंबी लड़ाइयां चलीं। कई राज्यों में पॉलिटिकल विल की कमी थी और सबसे बड़ी बात, जो पावरफुल जमींदार लॉबी थी वो इन बदलावों के सख्त खिलाफ थी। भारत की हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने इस समस्या की गंभीरता को बहुत सटीक शब्दों में कहा था, भूमि सुधार एक अधूरा एजेंडा बना हुआ है। ये दिखाता है कि ये लड़ाई कितनी लंबी और आज भी कितनी जरूरी है। और ये हमें आज के दौर में लाता है। अब इस अधूरे एजेंडे को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नए उपकरणों के साथ पूरा करने की कोशिश हो रही है। और इसी के साथ हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। अदालतों में पड़े वो 66% मामले, जमीन के मालिकाना हक पर वो अनगिनत झगड़े, ये सब उसी ऐतिहासिक विफलता की सीधी और दर्दनाक विरासत है जिसके साथ हमारा देश आज भी जी रहा है। लेकिन अब उम्मीद की एक नई किरण दिख रही है। हम 1793 के कागजी दस्तावेजों से 1991 के सुधारों से होते हुए आज ड्रोन, सैटेलाइट और डिजिटल रिकॉर्ड के युग में पहुंच चुके हैं। SVMITV जैसी योजनाएं गांवों की जमीन का डिजिटल नक्शा बनाकर लोगों को उनकी संपत्ति का कार्ड दे रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स को एकदम सटीक और पारदर्शी बनाने का वादा करती हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या टेक्नोलॉजी वो कर सकती है जो कानून और राजनीति पिछले 75 सालों में पूरी तरह से नहीं कर पाए? क्या ड्रोन्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स इस 200 साल पुरानी उलझन को हमेशा के लिए सुलझा देंगे? इसका जवाब ही भारत के लाखों किसानों और नागरिकों का भविष्य तय करेगा। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून के बारे में। एक ऐसा कानून जो हमारे समाज की सबसे गहरी जिम्मेदारी यानी हमारे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट की, वो कानूनी ढाल जो यौन अपराधों के खिलाफ खड़ी है। चलिए, इस पड़ताल की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं, एक सवाल जो हम सबसे जुड़ा है। एक समाज के तौर पर हम अपने सबसे कमज़ोर सदस्यों की, मतलब हमारे बच्चों की हिफाजत कैसे करते हैं? इसी सवाल का एक बहुत मजबूत जवाब है POSCO एक्ट, और आज हम यही समझेंगे कि ये जवाब असल में कितना शक्तिशाली है। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले तो बच्चों के लिए ये ढाल है क्या, फिर इसकी नींव कैसे बनी, ये कानून किन चीज़ों को अपराध मानता है, न्याय मिलता कैसे है, इसमें क्या बदलाव हुए हैं, और सबसे ज़रूरी, ये कानून आखिर इतना मायने क्यों रखता है। तो सबसे पहले पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, इसे एक वादे की तरह देखिए। एक ऐसा वादा कि बच्चों को यौन हमले, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के हर रूप से बचाया जाएगा ताकि वो एक सुरक्षित माहौल में बड़े हो सकें। तो सवाल उठता है कि ये कानून आखिर सुरक्षा करता किसकी है? यहाँ पे परिभाषा बिल्कुल साफ है, 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति वो बच्चा है। लेकिन एक चीज़ जो इस कानून को सच में बहुत खास बनाती है वो ये है कि ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब ये लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं करता। ये कानून इस कड़वी सच्चाई को मानता है कि यौन शोषण का शिकार कोई भी हो सकता है और इसलिए दोनों को बराबर सुरक्षा की जरूरत है। देखिए, हर बड़े कानून के पीछे ना एक कहानी होती है, एक वजह होती है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि पॉक्सो एक्ट की नींव कैसे रखी गई और आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इस कानून का सफर शुरू होता है 1992 में, जब पूरी दुनिया में बाल संरक्षण को लेकर एक लहर चली। इसी अंतर्राष्ट्रीय जरूरत को समझते हुए भारत ने भी कदम उठाए और फिर लगभग 2 दशक बाद जून 2012 में पॉक्सो एक्ट को भारतीय संसद ने पास कर दिया। और जानते हैं इसे लागू कब किया गया? 14 नवंबर को, बाल दिवस के दिन। इससे बेहतर दिन और क्या हो सकता था? पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2019 में समाज की बदलती जरूरतों को देखते हुए इसे और भी ज्यादा मजबूत बनाया गया। अब सवाल ये है कि इस कानून को अपनी ताकत मिलती कहां से है?
तो इसका जवाब है सीधे भारत के संविधान से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15(3) सरकार को ये शक्ति देता है कि वो बच्चों और महिलाओं जैसे समूहों के लिए खास कानून बना सकें। तो एक तरह से पॉक्सो एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि हमारे संविधान के उस वादे को पूरा करता है। तो चलिए अब इस कानून के बिल्कुल दिल में उतरते हैं और समझते हैं कि ये किन कामों को अपराध मानता है और उनके लिए क्या सजा तय करता है। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे गंभीर अपराध जो ये कानून डिफाइन करता है वो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसका जिक्र धारा 3 में है। अब इसका मतलब क्या है? कानूनी भाषा में इसका मतलब है बच्चे के शरीर में किसी भी तरह का प्रवेश, चाहे वो शरीर के किसी अंग से हो या किसी चीज से। कानून इस तरह के कृत्य को सबसे संगीन अपराधों की श्रेणी में रखता है। और जाहिर है जब अपराध इतना गंभीर है तो सजा भी उतनी ही सख्त होगी। धारा 4 ये बिल्कुल साफ कर देता है कि दोषी को कम से कम 10 साल की सजा होगी, जो उम्र कैद तक भी जा सकती है। लेकिन यहाँ कानून एक और बहुत जरूरी बात कहता है। अगर पीड़ित बच्चे की उम्र 16 साल से कम है तो कम से कम सजा सीधे 20 साल हो जाती है। इससे पता चलता है कि कानून छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। पर सोचिए, क्या हो अगर अपराध करने वाला कोई अनजान व्यक्ति ना हो? क्या हो अगर वो कोई ऐसा हो जिस पर बच्चे की सुरक्षा की ही जिम्मेदारी थी? कानून इसे एग्रेवेटेड यानी और भी ज्यादा संगीन अपराध मानता है। मतलब जब कोई पुलिस वाला, कोई टीचर, डॉक्टर या कोई रिश्तेदार भरोसे की दीवार को ही तोड़ दे, तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं, ये भरोसे का कत्ल होता है। और कानून भी इसे ऐसे ही देखता है। और इस भरोसे को तोड़ने की सजा और भी ज्यादा सख्त है। धारा 6 के मुताबिक दोषी को कम से कम 20 साल की जेल, जो उम्र कैद तक जा सकती है, और कुछ मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान है। ये समाज के लिए एक सीधा और साफ संदेश है, बच्चों के भरोसे से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगला अपराध है यौन हमला, जिसके बारे में धारा 7 में बताया गया है। अब यहाँ जो मेन फर्क है वो है प्रवेश का। इसमें यौन इरादे से बच्चे के निजी अंगों को छूना शामिल है, लेकिन किसी भी तरह का शारीरिक प्रवेश नहीं होता। कानून इन दोनों अपराधों में बहुत साफ अंतर रखता है। और इस अपराध के लिए धारा 8 के तहत 3 से 5 साल की कैद और साथ में जुर्माने की सजा है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि कानून की किताबों में क्या लिखा है, पर असल जिंदगी में जब किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो न्याय की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? चलिए अब देखते हैं कि ये कानून जमीन पर काम कैसे करता है। और यहीं पर यह कानून एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाता है, वो है अनिवार्य रिपोर्टिंग। धारा 19 साफ कहता है कि अगर आपको ऐसे किसी भी अपराध के बारे में पता चलता है तो चुप रहना कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इसकी खबर देनी ही होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो धारा 21 के तहत आप खुद एक अपराधी बन जाते हैं। मतलब ये कानून सिर्फ सरकार या पुलिस की नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी तय करता है। ये कानून सिर्फ सजा ही नहीं देता, बल्कि बच्चे की मदद भी करता है। मदद के लिए सबसे पहला दरवाजा है चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। बच्चे को बार बार उस दर्दनाक प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े, इसके लिए धारा 28 के तहत स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं। बच्चे की पहचान छुपी रहे, इसके लिए धारा 23 मीडिया पर पाबंदी लगाता है और इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने का काम करता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR। देखिए, कोई भी कानून पत्थर की लकीर नहीं होता, उसे समय के साथ बदलना पड़ता है। और 2012 के पॉक्सो एक्ट के साथ भी यही हुआ। समाज में बदलते अपराधों को देखते हुए ये महसूस किया गया कि इसे और मजबूत और धारदार बनाने की जरूरत है, और इसीलिए 2019 में इसमें कुछ बहुत जरूरी बदलाव किए गए। ये बदलाव क्या थे वो आप यहाँ देख सकते हैं। जहां 2012 के एक्ट में कम से कम सजा 7 साल थी, उसे 2019 में बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। और जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था सजा में। गंभीर मामलों में अब उम्र कैद के साथ साथ मौत की सजा का भी प्रावधान जोड़ दिया गया। साथ ही डिजिटल दुनिया के खतरों को देखते हुए चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े अपराधों के लिए भी सजा को काफी ज्यादा सख्त कर दिया गया। तो हमने कानून की धाराओं को समझा, सजाओं को देखा और उसमें हुए बदलावों को भी जाना। लेकिन इन सब के पीछे का बड़ा मकसद क्या है? आखिर यह कानून भारतीय समाज के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है? अगर हमें इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बातों में समेटना हो तो वो ये होंगी। पहला, ये कानून पूरी तरह से बच्चे को केंद्र में रखता है। दूसरा, ये जेंडर न्यूट्रल है, लड़के और लड़कियों को बराबर सुरक्षा देता है। तीसरा, अनिवार्य रिपोर्टिंग के जरिए ये हम सबको जिम्मेदार बनाता है। चौथा, ये अपराधों को बहुत साफ साफ परिभाषित करता है, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ता। और पांचवा, इसकी सख्त सजाएं अपराधियों के मन में एक डर पैदा करती हैं।
और आखिर में इस कानून की जो पूरी आत्मा है वो इसी एक सोच में बसती है कि इसका मकसद सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं है। इसका असली मकसद है एक ऐसा समाज बनाना जहां हर बच्चे का बचपन महफूज हो और वो बिना किसी डर के खुशी से बड़ा हो सके। तो हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ कि एक समाज का अपने बच्चों के प्रति क्या फर्ज है। पीयूएससी जैसे कानून सिर्फ कागज के पन्ने नहीं होते, ये हमारे समाज का आईना है जो दिखाते हैं कि हम अपने बच्चों को कितनी अहमियत देते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कानून कितना मजबूत है, असली सवाल ये है कि एक समाज के तौर पर हम इसे लागू करने के लिए कितने तैयार हैं।